1947 तक देश अंग्रेजों का गुलाम था, आज देश अंग्रेजी दवा का गुलाम है। देश को अंग्रेजों से आज़ादी दिलवाने के लिए हजारों फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी आहुति दी, लेकिन उनमें से मुख्य नाम है चंद्रशेखर आज़ाद और बाल गंगाधर तिलक का। आज 23 जुलाई उनकी जयंती है और उनकी जयंती में उनको याद करते हुए हमें और आपको अपना फर्ज निभाना है। देश को तो उन्होंने आज़ादी दिला दी 1947 में, लेकिन अब समय आ गया है कि अंग्रेजों के गुलामी के बाद अंग्रेजी दवाई के गुलामी से हमें आज़ाद होना है। और इसी श्रृंखला में टू टेक दिस फॉरवर्ड आज मैं लॉन्च करूंगा मेरी अगली किताब का नाम है इफ़ यू आर द फर्स्ट रेस्पॉन्डर, 2 भाषाओं में, इंग्लिश और हिंदी में। और साथ में ही एक खास टेक्निक सीखेंगे, दैट इज द लास्ट ब्रेथ। आप में से वो लोग जो मुझे काफ़ी समय से जानते हैं उन्हें पता है DIP डाइट, ग्रैड सिस्टम, 3 स्टेप फ्लू डाइट, जीरो बोल्ट थेरेपी, ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स जो मैंने इंट्रोड्यूस किए जिसके माध्यम से बहुत सारी बीमारियों को आपने ठीक किया। इसी श्रृंखला में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बट कॉम्प्लेक्स टेक्निक आप सीखने जा रहे हैं, द लास्ट ब्रेथ। और इस टेक्निक को आप तक पहुंचाने के लिए मुझे ये 2 जो आप देख रहे हैं राजा, एम्परर विद न्यू क्लोथ्स एंड एम्परर विद नो क्लोथ्स, इनकी मदद मैं लूंगा। और साथ ही में 2 और कैरेक्टर हैं, कालिया और सांबा, शोले के प्रसिद्ध कलाकार मैकमोहन एंड बीजू खोटे। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये 2007 की है। 2006 में मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था जो 2008 में आया था दुनिया में सबसे तेज मेमोरी के लिए। इस किताब में अगर आप पेज 84 में देखें तो मेरा नाम है फॉर बीइंग द फास्टेस्ट टू मेमोराइज। तो उस वक्त मुझे लगा क्यों ना ये टेक्निक छोटे बच्चों को सिखाया जाए और वो आसानी से सीख पाए, इसलिए एज ए कैरेक्टर मैंने कालिया और सांबा को यूज़ किया ताकि उसके बहाने उस कैरेक्टर को इमेजिन करके बड़े बड़े चीज़ों को कैसे याद करना है, उसके लिए एक किताब उस वक्त लॉन्च की थी, तेरा क्या होगा कालिया। लेकिन आज फिर उस वक्त मुझे पता नहीं था कि इन्हीं दोनों कैरेक्टर का मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन इस बार जो इस्तेमाल करूंगा मैं इन दोनों कलाकारों का, उसका मकसद कुछ और है। मकसद है उन्हीं छोटे बच्चों को, यानी कि स्पेशली 9 साल से 14 साल के बच्चों को किसी न किसी षड्यंत्र से बचाना। एक ऐसा षड्यंत्र जो इस वक्त चल रहा है जबकि आप ये लेक्चर देख रहे हैं। तो खैर ये 2 कैरेक्टर के अलावा यहाँ पे 2 अजीबोगरीब चीजें हैं मेरे पास जिसका इस्तेमाल हम करेंगे और इनके इस्तेमाल से द लास्ट ब्रेथ के कुछ टेक्निक्स हम जानने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा मैं अभी सबसे पहले इंट्रोड्यूस करूंगा 2 खास मेहमान, 2 खास पेशेंट के स्टडी, हार्ट पेशेंट एंड कैंसर पेशेंट। अब देखिए ये कैंसर पेशेंट का प्रोफाइल है जिनको डॉक्टरों ने बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया था, जिंदगी भर कीमोथेरेपी रेडिएशन पे रहने के लिए बोल दिया था। इन्होंने किस तरह से अपना पीछा छुड़वाया इस तरह के षड्यंत्र से और किस तरह से अपने आप को पूरी तरह ठीक किया। ठीक हुए भी इनको 5-6 साल हो गए हैं और इनकी कहानी हम सुनेंगे। और इसके अलावा एक और पेशेंट है वृंदा अरोड़ा, 15 साल की, जिसको बोल दिया गया था कि हार्ट ट्रांसप्लांट करो नहीं तो बच्चा मारा जाएगा, ऐसा उनके पेरेंट्स को बोल दिया गया था। तो वृंदा अरोड़ा से मिलेंगे अभी, वृंदा अरोड़ा के फादर एंड मदर से मिलेंगे। तो कहाँ तो हार्ट ट्रांसप्लांट, कहाँ तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट और कहाँ तो इन सब चीज़ों को छोड़ के सिंपल सा डाइट, द DIP डाइट, और उसके बाद इनकी ज़िंदगी पहले जैसी हो गई, नॉर्मल हो गई। तो वो कहानी से कुछ इंस्पिरेशन लेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से साइंस, कॉमर्स एंड कंस्पिरेसी के बीच हम लोग ट्रैप्ड हैं, अंग्रेजी दवा के गुलाम हैं। और इस गुलामी से बाहर निकलने के लिए आज की जो मेरी खास किताब की लॉन्चिंग है, ये किताब जो लोग मुझे देख रहे हैं इस वक्त आप करीब 100 से अधिक YouTube चैनल्स में लाइव ये मेरा लेक्चर देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं। और जो लोग लाइव यहाँ पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए ये किताब अवेलेबल है फ्री डाउनलोड के लिए vishrup.com/RAK में, हिंदी और इंग्लिश 2 भाषाओं में। और दुनिया भर के जितने सारे ऑनलाइन स्टोर है उसमें तो मिल ही रहा है, बिक ही रहा है, बट फ्री डाउनलोड आप मेरे वेबसाइट से इसको कर सकते हैं। और इसको
पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि दुनिया के बड़े से बड़े मेडिकल इमरजेंसी में भी आप घर के रखे हुए मामूली चीज़ों से अपना इलाज कर सकते हैं, अपने आप को पूरी तरह ना केवल ठीक कर सकते हैं बल्कि जो उम्मीद आप हॉस्पिटल में करते हैं कि वहाँ जाके जो सहूलियत मिलेगी उससे कई गुना ज़्यादा बेटर आप हो सकते हैं। तो फिलहाल पहले मैं आपको मिलवाता हूँ दो खास पेशेंट केस स्टडी से, और सबसे पहले मैं बुलाता हूँ मिस्टर वली को। आप थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आपका एक बैकग्राउंड कहाँ से आए। और मैं झारखंड रांची के करीब रहता हूँ, रामगढ़ मेरा डिस्ट्रिक्ट है। मैं कोल इंडिया में सर्विस करता था और 2012 फरवरी में रिटायर कर गया। मैं माइनिंग में था, अंडरग्राउंड में सर्विस करता था और उसके बाद अपना रिटायरमेंट लाइफ गुजार रहा था। मेरी ओल्ड मदर थी, वो बीमार चल रही थी, उन्हीं की सेवा में लगा हुआ था। तो 2016 में उनका जो है यहाँ फ्रैक्चर हो गया था, पैर में जांघ के पास जो है वो फ्रैक्चर हो गया। तो हम उनको इलाज में लगे हुए थे। इस इन द मीन टाइम मेरे आँख में जो है स्वेलिंग हो गया, लेफ्ट साइड आँख में स्वेलिंग हो गया। तो लोगों ने कहा कि आप आँख के डॉक्टर से दिखाइए, कुछ प्रॉब्लम है लगता है। तो हम बोले कि ना, ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, सिर्फ स्वेलिंग है। हमको लगता है कि रात में जो सोते हैं पंखा के नीचे, उसकी वजह से ठंडक लग जाना है, इसकी वजह से स्वेलिंग हो रहा है। क्योंकि कहीं पेन वगैरह था नहीं, इसलिए हम उसको इग्नोर कर रहे थे। लेकिन साइड में जो है यहाँ पर चीन में थोड़ा थोड़ा ग्लैंड्स हो गया था, नेक में भी इधर हुआ था, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सिस्ट टाइप का था। तो उसमें हम बेलाडोना यूज करते थे, उसको लगाते थे तो सबसाइड कर जाता था। तो ऐसे ही चल रहा था। तो जब माँ का जो कुल्ले की हड्डी टूट गई तो उसको जो है दिखाने के ऑर्थोपेडिक्स रांची में एक एक्सपर्ट थे, उनके पास ले गए। मेरा लड़का भी साथ में था। इत्तेफाक से वहीं पर एक शंकर मंत्रालय के डॉक्टर नौकरी छोड़ करके वहाँ अपना क्लिनिक खोले थे, आई स्पेशलिस्ट थे। तो लड़के ने कहा कि जो है जब आए यहाँ तो आप यहाँ दिखा लीजिए अपने आँख को भी। तो हम जो है डॉक्टर मलय वर्मा नाम था उनका, डॉक्टर मलय वर्मा, उनके पास गए और हमने अपना दिखाया आँख को। तो बोले कि हाँ, यहाँ आपको सिस्ट है, इसको ऑपरेट करना पड़ेगा और बायोप्सी में भेजना पड़ेगा, हमको डाउट कुछ है। तो हम तो एकदम डर गए उस वक्त। मेरा तो समझिए काटो तो खून नहीं हुआ, ऐसा हो गया। तो फिर खैर अब हम बोले ठीक है सर, अब सलाह मशवरा करते हैं तो हम कराएंगे ऑपरेशन। कितना टाइम लगेगा? तो बोले कि नहीं, आज एक दिन में हो जाएगा, आज ऑपरेशन करेंगे, कल छोड़ देंगे। तो हम बोले ठीक है, आते हैं तब। फिर हम बाहर निकले तो लड़के ने कहा कि सो आप अभी करा लीजिए, अभी यहाँ आ रहे हैं डेली, उसके बाद फिर अगर फिर चले जाएंगे तो फिर हम तो चले जाएंगे अपना सर्विस में, तो हम फिर अवेलेबल नहीं होंगे। अभी हम हैं तो करा लीजिए आप। तो हम उसी वक्त जो है फिर डॉक्टर के पास रिटर्न होकर फिर गए, उनको बोले कि मेरा आप जल्दी से जल्दी कर दीजिए ऑपरेशन। तो उन्होंने कल का ही डेट दे दिया और इसके बाद ब्लड टेस्ट वगैरह सब लिख दिया और ब्लड टेस्ट वगैरह कराने के बाद दूसरे दिन डेट दे दिए और उसके बाद ऑपरेशन हो गया। और वेरी नेक्स्ट डे जो है उन्होंने छोड़ भी दिया। और उसका जो है वो जो उसका काट करके टुकड़ा मांस का जो है वो बायोप्सी में भेज दिए बॉम्बे, टाटा मेमोरियल। उसके बाद वहाँ से उसका रिपोर्ट आ गया, उसमें लिम्फोमा डिक्लेयर हुआ। तो उसी बीच में उनका दवा चल रहा था, जिससे जितने भी ग्लैंड्स थे सब साइड कर गया था, एकदम नॉर्मल आ गया था। तो हमने डॉक्टर साहब से कहा कि आपकी दवा से तो हम ठीक हो गए हैं, तो अब क्या ज़रूरत है हमको ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जो भेज रहे हैं, अब क्या क्या ज़रूरत है? तो बोले कि नहीं ये सब साइड किया है लेकिन वो फिर हो जाएगा, आप एक बार उनसे आप जा करके आप सलाह ले लीजिए क्या कहते हैं। तो हम मजबूर होकर के फिर जो है कोलकाता ठाकुर पुकुर रिसर्च सेंटर है, कैंसर रिसर्च सेंटर, वहाँ चले गए और जा करके वहाँ फिर एडमिट हो गए। एडमिट होने के बाद जो है सारा टेस्ट हुआ, बहुत तरह का टेस्ट हुआ, बहुत पैसा भी खर्चा हुआ। उसके बाद वहाँ फिर रेफर हो गया कि आपको केमो कराना होगा। एवरी 21 डेज के बाद आपको केमो कराना है, 6 केमो लिख दिया, आपको कराना है एवरी 21 डेज के बाद।
उसके बाद फर्स्ट केमो के लिए हमको एडमिट किया गया। देन जो है केमो स्टार्ट हुआ। करीब 22 दिन, पहला ट्रिप में हमको तो 22 दिन करीब हमको रहना पड़ा। सारा टेस्ट होने के बाद हमको केमो हुआ और उसमें हमको करीब 1 लाख से ज़्यादा खर्चा हो गया पहला केमो में। बहुत कॉस्टली था। तो खैर 6 केमो कराने के बाद फिर जब रिव्यू में गए तो वहाँ डॉक्टर साहब ने रिव्यू में फिर से कह दिया कि अब 8 मेंटेनेंस करना पड़ेगा। एवरी 3 मंथ्स के गैप में आपको 8 मेंटेनेंस केमो कराना होगा। तो 16 नवंबर से स्टार्ट हुआ। फिर जो है हमको 18 अक्टूबर या नवंबर तक चला है। आपको 8 केमो चला। 2019 की बात है। हाँ, उसके बाद तो रिव्यू गया। 18 तक मेरा केमो हुआ तो उसके बाद रिव्यू स्टार्ट हुआ। फिर एवरी 3 मंथ। उसके बाद फिर उन्होंने इन द मीन टाइम जो है एक टेस्ट में हमको शुगर भी निकल गया, लेकिन शुगर का दवा तो हम नहीं खाए। वो अपनी तरफ से जो है फिर हम डाइट में कंट्रोल किए, उसमें शुगर कंट्रोल हो गया। उसके बाद जो है रिव्यू में एवरी 3 मंथ में जा रहे थे। लास्ट रिव्यू शायद नवंबर में हुआ, 2019 नवंबर में। उसके बाद फिर फरवरी में जाना था तो लेकिन तो उस वक्त कोरोना आ गया। कोरोना के बाद जो है ट्रेन भी बंद हो गया और सारे हॉस्पिटल जो है कोरोना में डाइवर्ट हो गए। तो हम तो रिव्यू में जा भी नहीं पाए। मार्च में हमको एक यूट्यूब पर एक वीडियो मिला। डॉक्टर कोई सम गुप्ता थे हरियाणा के, जिनको फैमिली में सभी लोग डॉक्टर थे। उनकी मिसेज भी डॉक्टर थी, उनके बेटा भी, बेटी, दामाद सभी डॉक्टर थे। उनका अपना क्लिनिक, शायद हॉस्पिटल भी था, क्लिनिक था। डॉक्टर हरीश जी। तो उनका हमने वीडियो देखा। वो बोले कि 42 साल में उनको शुगर हुआ, उसके बाद ब्लड प्रेशर हुआ, उसके बाद हार्ट का बाईपास सर्जरी हुआ, सब कैंसर भी हुआ, सारे सारा का दवा चलते चलते वो बोले कि हमको एक दिन में 2000 रुपये का दवा खाते रहे। इन द मीन टाइम वो सुसाइडल मूड में आ गए। वो बोले कि अब हमको जिंदा नहीं रहना है, क्योंकि वो खुद डॉक्टर थे, उस दवा का साइड इफेक्ट जानते थे और वो सोच रहे थे से अच्छा है मर जाना। यही सोच के वो घर से निकले तो उनको एक फ्रेंड मिल गया जिनका वो हालचाल पूछे तो बोले कि यार ऐसी सी बात, हम तो बचेंगे नहीं। तो बोले कि ठीक है, तुम एक दिन ठहर जाओ, कल हमसे भेंट करो, उसके बाद हम तुमको तुम जो करना कर लेना। तो खैर एक दिन रुक गए। उसके बाद दूसरे दिन जब मुलाकात हुआ तो उनको एक किताब दिए डॉक्टर BRC का 72 आवर्स। बोले इसको तुम पढ़ लो, इसके बाद तुमको जो करना है कर लेना। तो वो किताब ले गए। उसके बाद जो है रात भर किताब पढ़े। उसके बाद अपना फैमिली में सबको डिस्कस किए। बोले जब इतना आप सब कर रहे हैं तो इसको भी आप देख लीजिए। डॉक्टर साहब से कांटेक्ट करिए, देखिए क्या होता है। तो आपसे शायद कांटेक्ट हुआ। उसके बाद जो है वो इस डाइट पर आ गए और डाइट पर आने के बाद वो एकदम फुली क्योर होकर के एकदम हेल्दी हो गए। 42 ईयर्स में वो बीमार हुए थे और 63 ईयर्स में वो ये अपना स्टेटमेंट दे रहे थे। अब बोल रहे थे कि अब मैं एकदम फाइनल एंड फिट है, हम कोई बीमारी कोई दवा नहीं मैं खा रहा हूँ। और ये पहले का स्टेटमेंट मेरा, पहले का जितने भी रिपोर्ट है और ये अभी का रिपोर्ट है, आप कभी भी आके देख सकते हैं। वो पूरा पब्लिकली उन्होंने अनाउंस किया कि आप मेरा हॉस्पिटल में आ जाइए, मेरा रिपोर्ट आप देख सकते हैं, हम एकदम फिट है। तो ये देख करके हमको भी बहुत कॉन्फिडेंट आया कि लगता है कि हमको भी जो खोज रहे थे मिल गया। और मैंने उसी दिन से डाइट चालू किया और डॉक्टर साहब का जो कोर्स था 3 महीने का, मैंने उसको 3.5 महीना तक एकदम पंक्चुअली किया। और उसके बाद फिर 10-15 दिन के बाद मैंने 37 डेज विदाउट मील, फल और सलाद पर ही 37 डेज चलाया। उसके बाद ऐसे हमको 2 हफ्ता चलाना था, लेकिन 3 हफ्ता चलाना था, लेकिन जो है वो मैंने चल गया 37 डेज। जिस दिन से बंद करना था भूल जाते थे, उसको आगे बढ़ गया, 37 डेज चला गया। तो उसके बाद जो है आपको 2019 नवंबर से कभी भी कोई भी बीमारी हुआ, बुखार हुआ, सर्दी खांसी कुछ भी हुआ, हमने आज तक कोई दवा नहीं खाया, कोई रिव्यू में नहीं गया, कोई टेस्ट नहीं कराया। डॉक्टर साहब ने कहा था कि जब तक आपका शरीर आपका ना बोले कि आपको कुछ हुआ है तब तक आप कोई टेस्ट ना कराया। और उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ कि मैंने आज तक कोई टेस्ट भी नहीं कराया, ना ब्लड टेस्ट, ना कुछ नहीं कराया, और ना होम्योपैथिक, ना आयुर्वेदिक, ना एलोपैथिक कोई दवा नहीं खाया आज तक। इवन कि मैं गिर गया था तो ये मेरा क्रैक कर गया था, तो डॉक्टर साहब ने जो है दवा लिख दिया था आपको
टॉनिक लिख दिया था और पेन किलर वगैरह लिख दिया था, लेकिन उस भी नहीं खाया, सिर्फ बैंडेज जो है कर दिया, उसी में जो है मेरा ठीक हो गया और कोई दवा नहीं खाया। आज तक मैं कोई दवा नहीं, विदाउट एनी पिल्स जो है मैं अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ, सिर्फ डॉक्टर बीआरसी के भरोसे। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो आपने अभी देखी। तो जिस तरह से डॉक्टर हरीश का वीडियो आपने देखा और वो देखने से आप इंस्पायर हुए और आपने सीसीएपी का हमारा कोर्स किया और आपने सारा समझा और खुद ब खुद मैं पहली बार ही मिल रहा हूँ आपसे, है ना, आप पहली बार मुझसे मिल रहे हैं। यानी कि ठीक होने के लिए मुझसे मिलना या मेरे हॉस्पिटल, हिम्स हॉस्पिटल जाना, वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जी। आपको खुद ही अपना डॉक्टर बनना पड़ेगा, जैसे वली जी ने बताया। और 74 की उम्र होते हुए भी, और कैंसर से तो लड़ने की बात नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कैंसर के षड्यंत्र से इन्होंने लड़ाई की और कीमोथेरेपी जो इनका लगातार चलना था, इनके लिए कोरोना आना या कोरोना का षड्यंत्र का आना इनके लिए एक लकी रहा कि इस बहाने आप हॉस्पिटल नहीं जाए, उससे ऑटोमेटिकली दूर हो पाए मजबूरी से। और फिर आपने ढूंढना शुरू किया और आपने डीआईपी डाइट लिया। तो एक तरफ जीवन भर लगातार कीमोथेरेपी कराते रहना, उस ट्रैप में फंसे रहना, दूसरी तरफ घर पे डीआईपी डाइट करके पूरी तरह स्वस्थ होना। तो आपने दूसरी तरफ को चुना क्योंकि पहले वाला तरफ बाई चांस उस वक्त बंद हो गया था, नहीं तो उसी ट्रैप में फंसे रहते। तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं, तो आपको अगर कैंसर पेशेंट हैं और अगर ऐसी कोई समस्या है, तो मैं आपको बता दूं कि कैंसर इज नॉट ए बिग डिजीज। लेकिन कैंसर में जब आप कीमोथेरेपी कराते हैं, सबसे पहले तो बायोप्सी कराते हैं, बायोप्सी एंड पेट स्कैन, तो वो नॉन ट्यूमरस सेल्स को ट्यूमरस सेल्स में कन्वर्ट कर देता है एंड कैंसर सेल में कन्वर्ट कर देता है। और तब शुरू होती है आपकी असली कैंसर पेशेंट वाली कहानी। तो पहले तो कैंसर क्रिएट करते हैं ये कैंसर इंडस्ट्री, फिर कीमोथेरेपी करके ये इंश्योर करते हैं कि कैंसर बना रहे और आप परेशान रहें। तो ये किताब है रैबिट टोटल मॉडल फॉर कैंसर की, और ये दुनिया भर के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ये बिक रहा है। लेकिन हमारे वेबसाइट पे जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इस लिंक में जाके आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि कैंसर जो बहुत भयानक बीमारी ऐसा दिखाया जाता है, ट्रुथ ये है कि एक सिंपल सोल्यूशन है, बी ऑन डीआईपी डाइट, द काइंड ऑफ डाइट जो वली जी ने बताया। इनके जो रिपोर्ट्स हैं पहले के, अभी तो कोई रिपोर्ट कराया नहीं इन्होंने, और फिजिकली आप इनको देख ही रहे हैं। और 24 आवर्स आपने ट्रेवल करके ट्रेन से यहाँ पहुंचे हैं, कल पहुंचे यहाँ पे हमारे फरीदाबाद के ऑफिस में। और जो इनके हेल्थ के बारे में अपने आप ही जिससे आपको अनुमान लग ही रहा होगा। और लेकिन पहले के जो रिपोर्ट्स वगैरह और जो डिटेल्स हैं, वो सारा कुछ आप जो लिंक आप देख रहे हैं स्क्रीन पे इस वक्त, उसमें आपको मिल जाएगा, जिससे आपको एहसास हो जाएगा कि जो आपको बताया जा रहा है कि कैंसर हो गया, कीमोथेरेपी कराना पड़ेगा, रेडिएशन करना पड़ेगा, मेंटेनेंस के लिए हर 3 महीने बाद, ऐसे ही आपको बोला गया था, आना पड़ेगा, जांच चलती रहेगी जीवन भर। ये एक, जैसे मैंने बोला, 1947 तक हम अंग्रेजों के गुलाम थे, अब हम अंग्रेजी दवा के गुलाम बनते जा रहे हैं। लेकिन उस गुलामी को वली जी ने तोड़ा, और न केवल तोड़ा, यहाँ तक आके अपनी कहानी आप तक शेयर किया ताकि आप भी इस गुलामी को तोड़ पाएं, अपने आप को आजाद कर पाएं। धन्यवाद वली जी। तो आपको अभी दोबारा हम स्टेज पे बुलाएंगे। थैंक यू। हम मिलने वाले हैं, हमारे दूसरे पेशेंट की कहानी तक पहुंच रहे हैं। ये वृंदा अरोड़ा की कहानी है, जिनको डॉक्टरों ने, पीजीआई के डॉक्टरों ने हार्ट ट्रांसप्लांट की सलाह दे दी थी। लेकिन फिलहाल वृंदा से मिलेंगे हम थ्रू जूम, और उनके पेरेंट्स से मिलेंगे यहीं पे। प्लीज आइए, थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, मैं कुलदीप कुमार, शाहकोट डिस्ट्रिक्ट जलंधर, पंजाब से। जी, मेरे साथ मेरी वाइफ है, पत्नी है मेरी, किरण अरोड़ा। हमारी बच्ची को जून 2024 में पेट की इन्फेक्शन हुई, उसकी हमने मेडिसिन ली। मेडिसिन की वजह से इसकी प्रॉब्लम और बढ़ गई। फिर क्या हुआ, डॉक्टरों ने इसको बोला भी आप डीएमसी हॉस्पिटल ले जाओ लुधियाना में, ज्यादा मतलब थोड़ी इसकी पोजीशन खराब हो गई। वहां हम फिर इसको डीएमसी हॉस्पिटल लुधियाना में ले गए, और डॉक्टरों ने वहां इसको डायग्नोज किया कि इसको तो हार्ट की जो पंपिंग बहुत कम हो रही है, और इसको आप 4-5 दिन हम वहां पर रहे। फिर इसकी आपको बड़े से हॉस्पिटल में जाइए। उन्होंने बोला श्री गंगाराम हॉस्पिटल, और जहाँ पीजीआई में आप चले जाएं, वहां जाके आप बच्ची को डायग्नोज कराए। तो मैं तो डॉक्टर बीआरसी को पिछले 3 साल से फॉलो करता हूं। तो मैंने तो अपनी वाइफ से भी सलाह की, चलो, फिर भी इन्होंने बोला भी एक बार हम चलो पीजीआई में जाके व्यू ले ले। वैसे हमारा पहले मन हमने बना लिया था कि हम लुधियाना से ही वापस जाएंगे और डॉक्टर बीआरसी की जो डीआईपी डाइट है उसको फॉलो करेंगे, पर हम व्यू के चक्कर में पीजीआई चले गए।
जैसे डॉक्टरों ने, वो डीएमसी के हॉस्पिटल वाले डॉक्टरों ने ना हमें डरा बहुत दिया था कि पता नहीं आपकी बच्ची बचेगी कि नहीं बचेगी, इतना उन्होंने हमें डरा दिया था। इसलिए हम डर की वजह से हम वहां चले गए। पीजीआई में हम 4-5 दिन वहां रहे। वहां भी उन्होंने, जो उनके डॉक्टर थे, उन्होंने सारा ट्रीटमेंट ही इसके इतने टेस्ट कर दिए, हमारी बच्ची के इतने टेस्ट कर दिए, जो तो मतलब पहले से भी ज्यादा कमजोर हो गई। तो फिर उन्होंने यही बोला कि इसका एक ही हाल सोल्यूशन है, इसको हार्ट ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ेगा। फिर मैंने अपनी वाइफ से सलाह की, हमने घर पे अपने माता पिता से बात की कि हम तो छुट्टी लेके घर वापस आ रहे हैं और डॉक्टर बीआरसी को फॉलो करेंगे, उनकी टीम से हमको पता था कैसे कांटेक्ट करना है इनसे, वो कांटेक्ट करेंगे, हम छुट्टी लेके घर आ रहे हैं। फिर परमात्मा का नाम लिया, मंदिर में माथा टेका और घर आ गए। डॉक्टर बीआरसी का जो ट्रीटमेंट था हमने शुरू कर दिया। 3 दिन लगे हमारी बच्ची को रिकवर होने में। वहां डॉक्टर जैसे हमको बोल रहे थे पता नहीं बच्ची बचेगी कि नहीं बचेगी, बट वो डीआईपी डाइट से, जो डॉक्टर बीआरसी का जो फार्मूला था, 3 दिन के बाद ही हमें इसके इम्प्रूवमेंट नजर आनी शुरू हो गई। और 10 दिन के बाद इस बच्ची ने एक शादी में डांस मचा के सबको हैरान कर दिया। हमारे सारे रिश्तेदार खुश हो गए। जो इतनी बच्ची 15-20 दिन लगातार ही हम हॉस्पिटल में रहे, अब बहुत बढ़िया तरीके से रिकवर हो गई। हम अपने दिल से डॉक्टर बीआरसी का धन्यवाद करते हैं। हमारे पास शब्द नहीं है किन शब्दों से उनका धन्यवाद करें। वाकई वो जो उनके लिए शब्द बोले जाते हैं, वो धरती पे भगवान है। वाकई वो धरती पे भगवान है। हम कोटि कोटि उनका धन्यवाद करते हैं। कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? हाँ जी। हाँ, मैं बच्ची की मदर। हम लोग इसे लेकर, जैसे इसे प्रॉब्लम शुरू हुई 31 मई को इसे प्रॉब्लम शुरू हुई, उस वक्त हम लोगों ने इसे हल्की सी मेडिसिन लेके दी। स्टार्टिंग में इसे पेट की प्रॉब्लम थी, पेट में इन्फेक्शन बताई गई। उसके बाद इसे जॉन्डिस डायग्नोज हुआ, उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ, बट उससे इसके पेट की प्रॉब्लम में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो हम लोगों ने इसे जलंधर में लेकर गए बच्चों के हॉस्पिटल। वहां पर इसे हार्ट की में प्रॉब्लम शो हुई। उन्होंने डायग्नोज किया कि इसकी हार्ट की पंपिंग में प्रॉब्लम है, आप किसी कार्डिक की तरफ ले जाओ इसे। तो हम लोग कार्डिक लुधियाना में लेकर गए। वहां पर इसकी पंपिंग 12 से 15% शो हुई। तो उन्होंने बोला कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। काफी सारे इसके टेस्ट हुए, टेस्ट में कोई बात नहीं आ रही थी, कोई प्रॉब्लम शो नहीं हो रही थी, किसकी वजह से इसकी हार्ट की पंपिंग में प्रॉब्लम आई। तो फिर उन्होंने हार्ट ट्रांसप्लांट की ओर हमें जाने को कहा, बट हम लोग हार्ट ट्रांसप्लांट की ओर नहीं जाना चाहते थे। हम लोग सर्जरी की तरफ नहीं जाना चाहते थे। हम लोग इसे ऐसे ही रिकवर करना चाहते थे, चलो इसकी रिकवरी ऐसे ही हो जाए किसी मेडिसिन के साथ या किसी और वजह से। तो उन्होंने हमें इतना मेंटली इतना टॉर्चर समझ लो किया, जब बच्चे के इतने ज्यादा टेस्ट किए कि हम लोग इतना डर गए थे। हमें लगता था कि आज रात बच्ची सो रही है, पता नहीं कल सुबह हमारे साथ क्या होगा। बच्ची जब रात को, कई बार इससे इतनी ज्यादा दिक्कत हो जाती थी वहां पर। तो हम लोग लुधियाना ने तो 5 दिन इसे ऑक्सीजन पर भी रखा। उन्होंने बोला कि इसकी कंडीशन इतनी सीरियस है जो ऑक्सीजन के बिना रह नहीं सकती। तो वहां पर मेंटली इतना हमें टॉर्चर किया गया कि हमें लगता नहीं था जो आज रात हम लोग मीनिंग सो रहे हैं, सुबह हमारी बच्ची सुबह उठेगी भी या नहीं। उन्होंने बोला था कि इसकी हार्ट बीट कभी भी बंद हो सकती है, भी इसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अभी 2-4 दिन में ही अगर आपको डिसाइड करना है कि इसका ट्रांसप्लांट करवाना है या नहीं करवाना है, आपको 2-4 दिन में ही डिसीजन लेना पड़ेगा। क्योंकि अभी बच्चा आपका बोल रहा है, खा पी रहा है, उसके बाद ये एकदम से बंद हो जाएगा। इसका खाना पीना बोलना एकदम से बंद हो जाएगा। तो उस वक्त आपके पास टाइम नहीं बचेगा कि आप हार्ट ट्रांसप्लांट इसका करवा सको। इसकी लाइफ बहुत शॉर्ट, उन्होंने बोला कि इसकी लाइफ बहुत शॉर्ट है। तो फिर उन्होंने बोला कि आप ट्रांसप्लांट के लिए जहाँ तो इसे दिल्ली ले जाओ, जहाँ इसे चंडीगढ़ ले जाओ। फिर हम लोगों ने चंडीगढ़ जाने का चलो सोचा, हम लोग इसे चंडीगढ़ ले जाते हैं। चंडीगढ़ जाने के बाद भी उन्होंने इसकी ऑक्सीजन तो बंद कर दी, बट इसके इतने ज्यादा टेस्ट किए जो लड़की फिजिकली तो वीक होनी ही थी, मेंटली भी इतनी ज्यादा टॉर्चर हो गई कि इसे रात को भी डर लगने लगा। इसे खुद भी महसूस होने लगा कि इसकी लाइफ अब खत्म हो रही है। इसने 1-2 बार हमें खुद कहा भी कि मैं अब नहीं बचूंगी। किसी भी माँ बाप के लिए ये बात सुनना बहुत मुश्किल है कि उसका बच्चा खुद उन्हें बोल रहा है कि उसके पास अब टाइम नहीं है। उस वक्त हम लोगों के लिए कोई भी डिसीजन लेना इतना आसान नहीं था।
हम लोग चंडीगढ़ में 5 दिन के लिए रहे। वहाँ इसके इतने ज्यादा टेस्ट हुए कि इसकी वेन्स में ब्लड आना बंद हो गया। इसकी वेन्स से जो लास्ट डे जिस दिन हम लोग डिस्चार्ज हुए, सुबह इसके जो टेस्ट हुए और उसकी वेन से ब्लड नहीं आ रहा था, बट वो नर्स इतना मीनिंग इसे जबरदस्ती कर रहे थे टेस्ट लेने के लिए। तो बच्चा इतना ज्यादा रो रहा, पूरे आईसीयू में सब लोग इसकी तरफ ही देख रहे थे। तो बच्चा इतनी ज्यादा मेंटली स्ट्रेस में था। फिर उन्होंने बोला कि इसकी वेन्स में ब्लड नहीं आ रहा है, इसके गर्दन में पाइप डालनी पड़ेगी, उसके साथ हम लोग टेस्ट करेंगे आगे। तो उन्होंने, एक डॉक्टर थे वहां पर, जूनियर डॉक्टर, उन्होंने हमारी कुछ हेल्प की। उन्होंने बोला कि जो कैनुला इसकी गर्दन पे लगेगा यहाँ पर, उसमें एक नीडल डाली जाएगी पहले। वो नीडल में भी इसके लंग्स में लग सकती है, उसकी वजह से इसके लंग्स में इन्फेक्शन हो सकती है। जहाँ इसके हार्ट में लग सकती है तो उसकी वजह से इसके हार्ट से ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। अगर इसके हार्ट से लगने की वजह से इसके हार्ट से ब्लीडिंग शुरू हो जाती तो हमारे पास कोई और सोल्यूशन नहीं रहता हार्ट ट्रांसप्लांट के सिवा, क्योंकि वहां पर भी उन्होंने हमें यही सलाह दी थी कि चंडीगढ़ में भी कि इसका सोल्यूशन सिर्फ हार्ट ट्रांसप्लांट ही है, उसके अलावा इसका मेडिसिन में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। आपके पास टाइम बहुत कम है, आप एकदम से डिसाइड करो कि आपको हार्ट ट्रांसप्लांट करवाना है या नहीं करवाना है। मीनिंग इसकी हार्ट बीट कंट्रोल में नहीं है। बट हम लोगों ने फिर ट्रांसप्लांट की ओर ना जाकर हम लोगों ने डॉक्टर BRC से कांटेक्ट किया। इन्होंने हमें श्योरिटी दी कि बच्चा 100% ठीक हो सकता है। हम लोग इनकी टीम को और इनको इतना धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने हमारी बच्ची की जान बचाने में हमारी बहुत ज्यादा हेल्प की है। उस वक्त हॉस्पिटल्स में ये होता है कि आप, हमारा खर्चा जो था वो प्लस में जा रहा था, मीनिंग हमारा खर्चा तो हो ही रहा था, बच्ची की जो रिकवरी थी वो माइनस में जा रही थी। इसकी जो हेल्थ पहले से भी कमजोर होती जा रही थी, तो टेस्ट करने की वजह से इसकी हालत माइनस में जा रही थी, रिकवरी बिल्कुल भी जीरो की वजह से, जीरो से भी कम हो रही थी। तो फिर हम लोगों ने जैसे इनकी टीम से कांटेक्ट किया और हम लोगों ने खुद भी डिसाइड किया कि हम लोग अब यहाँ से छुट्टी लेकर डिस्चार्ज होकर घर जाएंगे और इनका ही ट्रीटमेंट फॉलो करेंगे। तो हम लोगों ने पूरा मन बनाकर, बड़े मन से पूरा स्टैंड लेना किसी भी पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल है कि उनका बच्चा हॉस्पिटलाइज हो और डॉक्टर उन्हें इतना डरा रहे हों। उस वक्त ये डिसीजन लेना किसी भी पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल है कि हम लोग बच्चे को लेकर घर जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बोला था कि बच्चा आपका घर तक भी नहीं पहुंच पाएगा, इसको घर जाते समय कोई भी दिक्कत हो सकती है, इसकी हार्ट बीट रास्ते में ही बंद हो सकती है। बट फिर भी हम लोगों ने पूरा मन बनाकर इसे घर लेके गए और डॉक्टर BRC की टीम से कांटेक्ट में रहे। उन्होंने हमें काफी सारी एक्सरसाइज बताई, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिसकी वजह से इसकी हार्ट में सांस लेने में इसे आसानी होनी शुरू हो गई। जो इन्होंने हमें हॉट वाटर का ट्रीटमेंट दिया, वो ट्रीटमेंट हमने किया। इसके पॉइंट्स पैरों में जो प्रेस करने थे वो बताए गए, और जो इनका DIP डाइट चार्ट है वो पूरा का पूरा हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और 3-4 दिन के बाद ही बच्चे ने हमारे ने रिकवर होना शुरू कर दिया। तो इसके मेंटल लेवल में सुधार हुआ। जो मेंटली जो पूरी तरह से टॉर्चर हो चुकी थी वहां पर बच्ची, जो पूरी तरह से पहले से नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव करने लगी, अब तो बिल्कुल ठीक है। और वहां से आए हुए तकरीबन 15 दिन हो चुके हैं हमें, बच्चा पूरी तरह से कवर हो चुका है हमारा। उसकी हेल्थ पहले से बहुत अच्छी हो चुकी है, खाना पीना उसका रेगुलर है, सांस लेने में उसे कोई दिक्कत नहीं है, चलने फिरने में उसे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने उसे फंक्शन भी अटेंड कराया, पूरी तरह से वो नॉर्मल रही। इस बात के लिए हम डॉक्टर BRC का पूरे तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे बच्चे की जान के साथ साथ हमारी पूरी लाइफ ही चेंज कर दी है। क्योंकि किसी भी माँ बाप के लिए जो बहुत बड़ी बात होती है, उसके बच्चे को कुछ हो जाए तो हमारी तो पूरी की पूरी लाइफ, हमारी फैमिली की लाइफ ही स्पॉइल हो जाती, क्योंकि किसी की बच्चे की लाइफ के साथ ही माँ बाप की लाइफ जुड़ी होती है।
तो हम लोग पूरी तहे दिल से इनको धन्यवाद देते हैं हमारे बच्चे की लाइफ को बचाने के लिए, हमारी लाइफ बचाने के लिए। और जो हमारा खर्चा हो रहा था इतना, वो भी नहीं हो रहा, क्योंकि हम लोग रेगुलर जो डाइट वगैरह दे रहे हैं बच्चे को, नॉर्मल दे रहे हैं, फ्रूट्स वगैरह दे रहे हैं, सैलड्स दे रहे हैं, वो नॉर्मल डाइट में ही आता है, उसमें कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होता है। थैंक यू सर। आपने देखा किस तरह से बहुत बड़ी दिखने वाली प्रॉब्लम का सिंपल सोल्यूशन हो सकता है। एक तरफ वो हार्ट ट्रांसप्लांट की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक सिंपल डाइट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की बात कर रहे हैं। तो एक बार वृंदा से मिल लेते हैं, बच्चे से मिल लेते हैं। बच्चा अभी इज ऑलरेडी ऑन द स्क्रीन, जूम के थ्रू बच्चा अपने घर पे इस वक्त। एंड वृंदा, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? यस सर। ओके, सो ये कैमरे को थोड़ा जूम करना है आपको, सो दैट वृंदा कैन बी सीन बाय द ऑडियंस। वृंदा, आप कौन सी क्लास में हो? 9th कौन से श्री स्कूल में? चैतन्य टेक्नो स्कूल पंसिया, ओके, ये कौन से शहर में है? कहाँ पे? शाहकोट। ओके, कौन सा शहर? डिस्ट्रिक्ट जलंधर, शाहकोट डिस्ट्रिक्ट जलंधर। शाहकोट डिस्ट्रिक्ट जलंधर, पंजाब। ओके, ठीक है ठीक है। अब कैसा फील कर रहे हो? सर अभी बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो हाँ, मुझे भी देख के लग रहा है कि आप अच्छा फील कर रहे हो, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो और आपको ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डाइट खाने में कैसा लग रहा है? नो सर मुझे फ्रूट्स पसंद है वैसे तो। हाँ, तो अच्छा है, इसको अभी भी खाना, हमेशा के लिए खाना है ये, क्योंकि इससे आप कभी बीमार पड़ोगे तो फटाफट सीखोगे। बीमार तो हम पड़ते ही हैं, खांसी जुकाम बुखार ये सब चीजें, लेकिन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डाइट जब आप लोगे और लेते रहोगे तो हमेशा के लिए दैट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ इलनेस, राइट। तो आपसे मिलके जूम के थ्रू बड़ा अच्छा लगा, एंड हम उम्मीद करेंगे कि इस दिन इन पर्सन भी हम मिलेंगे। फिलहाल आप यहाँ फिजिकली तो प्रेजेंट नहीं हो, लेकिन आपके मम्मी पापा और एक हमारे पेशेंट या मित्र वली जी, आप भी आइए स्टेज पे, प्लीज कम, आइए आइए। और हम एक किताब आज रिलीज करेंगे, आपके मम्मी पापा जब घर में आएंगे तो ये किताब आपको दे देंगे। आइए। आज के दिन ये किताब रिलीज कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने मॉडर्न मॉडर्न मेडिसिन से या उनके षड्यंत्र को हरा के इन्होंने एक नया मिसाल तैयार किया। तो हमने सोचा कि इस नई किताब का जो लॉन्च है वो इन्हीं के हाथों हो। इफ यू आर द फर्स्ट रेस्पॉन्डर, ये किताब का नाम है। ये किताब हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में है। ये किताब जो लोग मुझे अभी देख रहे हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ये किताब आपको अगर चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके इसको फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। हालांकि अलग अलग ऑनलाइन स्टोर में ये बिक रहा है, लेकिन फ्री डाउनलोड हमारे वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। और ये सिर्फ एक किताब नहीं, किताब के साथ ये पूरा किट है, जैसा आप देख रहे हैं, रैपिड एक्शन किट। यानी कि जब भी कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो आप उस वक्त लाचार ना फील करें, उसके लिए ये किताब है, छोटी सी किताब और साथ में ये किट। ये किट आप हमसे भी ले सकते हैं, किट खुद भी बना सकते हैं। वो कैसे? ये ई बुक को आप डाउनलोड कर लीजिए इस वक्त, और उसमें जो इंस्ट्रक्शन लिखे हैं उनको फॉलो कीजिए। किट बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए वो फॉलो कीजिए। इसमें वीडियो लिंक्स बहुत सारे दिए हैं, जिसमें अगर बुक पढ़ के थोड़ी कंफ्यूजन हो तो वीडियो लिंक में जाके आप उसको प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। तो इस तरह से आप खुद का एक रैपिड एक्शन किट बना सकते हैं घर बैठे ही, घर के सामान से ही, ताकि कभी कोई बेहोश हो जाता है, कभी किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, या अस्थमा अटैक हो जाता है, तो या नोजिया फील कर रहा है, वॉमिटिंग फील कर रहा है, इस तरह के इमरजेंसीज में 16 मेडिकल इमरजेंसीज में ये आपके लिए कारगर हो सकता है। यानी कि बजाय इसके कि आप हॉस्पिटल जाएं और दोबारा डॉक्टरों के ट्रैप में आ जाएं, उस प्रॉब्लम को वहीं आपने सॉल्व कर दिया बाय यूजिंग द साइंस ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन, जहां आयुर्वेद है या नेचुरोपैथी है या एक्यूप्रेशर है या पोस्चरल मेडिसिन है। इनके साइंस के को यूज करते हुए बड़े दिखने वाले प्रॉब्लम का आसान सोल्यूशन घर बैठ के आप ले सकते हैं। तो खैर, इस टॉपिक में थोड़ा और आगे बात करेंगे, और आप सब आए और आपको धन्यवाद। और आपके स्टोरी से आई एम श्योर कि लोग इंस्पायर होंगे, खास तौर पे जो अपने हार्ट की बात देखी, जो लोग मुझे सुन रहे हैं और वो अगर हार्ट पेशेंट हैं
और इस तरह की स्टोरी से अपने आप को रिलेट करते हैं और वो भी ठीक होना चाहते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं कि इनकी तरह आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे तभी आप ठीक होंगे। घर बैठे जहाँ भी बैठे हैं वहीं बैठ के आप DIP डाइट ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं। और अगर और डिटेल में जानना है तो ये एक किताब है हार्ट केयर पे, फिस्ट एंड मॉडल फॉर हार्ट केयर, ये लास्ट ईयर हमने रिलीज की थी। और ये किताब भी आप स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके फ्री डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन स्टोर्स हैं दुनिया भर के, वहां जाके खरीद भी सकते हैं। तो यानी कि बड़े दिखने वाले प्रॉब्लम का आसान सोल्यूशन हो सकता है, वो भी घर बैठे, वो भी विदाउट इवन मीटिंग मी और कमिंग टू माई हॉस्पिटल। इरादा ये है कि आप जल्दी ठीक हो जाएं और मुफ्त में ठीक हो जाएं। तो खैर आप सब आए, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपने अभी देखा, अभी जाना कि ये दोनों के दोनों पेशेंट, एक कैंसर पेशेंट एंड एक हार्ट पेशेंट, कैसे इन्होंने कीमोथेरेपी से जान छुड़ाई, बोन मैरो ट्रांसप्लांट से अपने आप को बचाया, या कैसे हार्ट ट्रांसप्लांट से बचाया और पूरी तरह नॉर्मल हुए बाय अ सिंपल DIP डाइट। एक ऐसा डाइट जिसको करने के लिए आपको मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर बैठे ही कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। आई एम श्योर जो लोग मुझे सुन रहे हैं इनमें से काफी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने DIP डाइट का लाभ ऑलरेडी लिया है, अभी भी ले रहे हैं। ये दो जो मैंने केस स्टडी आपको दिखाया, जो मिलवाया, इनके सच्चाई को जानना अगर चाहते हैं गहराई से तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके इनके सारे मेडिकल हिस्ट्री अलग अलग हॉस्पिटल के आप देख सकते हैं, जिससे आपको भरोसा हो जाएगा कि किस प्रकार का ये ट्रैप बनाया गया और कैसे ये ट्रैप से बाहर निकले। तो ट्रैप से बाहर निकला मतलब ये कि आपने अंग्रेजों से तो आज़ादी पा ली है, लेकिन अंग्रेजी दवाई का जो षड्यंत्र है उससे मुक्ति पाना मुश्किल है, उससे मुक्ति पाना जरूरी भी है। लेकिन एक सवाल जो दिमाग में आएगा वो सवाल ये कि ये सारी जो बड़े दिखने वाली बीमारियां हैं उनका इतना आसान सलूशन जैसे DIP डाइट होने के बावजूद भी बहुत कम इसका प्रचार क्यों है, बहुत कम इसका प्रोपगेशन क्यों है। जाहिर सी बात है जो लोग मुझे सुन रहे हैं आप सब DIP डाइट या 3 स्टेप फ्लू डाइट, 0 वोल्ट थेरेपी, इन सब का प्रचार करते हैं, लेकिन दैट इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द प्रोपेगेंडा बाय द मॉडर्न मेडिसिन। इस देश में या दुनिया के अलग अलग देशों में आपकी तरह मेरे कुछ मित्र हैं जो वही सोच रखते हैं जो सोच आप या मैं रखता हूं, और जो इस नेचुरल आसान प्रोटोकॉल को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे ही एक नाम को आज मैं याद करना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले, और ये नाम है एंथनी कुप्पा। एंथनी कुप्पा जो मलेशिया के सिटीजन हैं, या थे मैं बोलूं, और ये DIP डाइट के फॉलोअर भी रहे हैं, और पिछले 10 वर्षों में मलेशिया में उसके आसपास के देशों में DIP डाइट का प्रचार करने में हमारी मदद की, और प्रोपेगेट करने में और दुनिया को बताने में कि बड़े दिखने वाले प्रॉब्लम का छोटा सोल्यूशन, आसान सोल्यूशन हो सकता है। यही उनका गोल बन गया था। दुख के साथ मुझे आपको बताना पड़ रहा है, इसी महीने 10 जुलाई को एंथनी कुप्पा की डेथ हो गई एट द एज ऑफ अबाउट 76, और मौत का कारण है एक्सीडेंटली पानी से में डूब जाना। और उसके बाद जैसा कि प्रथा चली आ रही है कि किसी की अगर डेथ हो जाती है तो उसको हॉस्पिटल फिर भी ले जाते हैं, जबकि पता है कि डेड बॉडी का हॉस्पिटल कुछ कर ही नहीं सकती, जिंदा आदमियों को भी कुछ नहीं कर सकती ज्यादा कुछ, तो मरे आदमी को कैसे वो जिंदा करेगी या क्या फायदा करेगी। लेकिन ये बाई प्रोटोकॉल है, एक प्रथा बनी हुई है कि डेड बॉडी है तो भी उसको हॉस्पिटल ले जाओ। और जब एंथनी कुप्पा जी को हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहां पे डॉक्टर ने उन पे कोरोना टेस्ट किया और बोला एंथनी कुप्पा कोरोना पॉजिटिव हैं, हम इनकी बॉडी नहीं दे सकते। सो पहले ही दुख था, मातम था घर में, इनके परिवार में, लेकिन अब एक और दुख आ गया कि आखिरी दर्शन भी एंथनी कुप्पा का कोई नहीं कर पाया और ना ही कोई फ्यूनरल या अंतिम संस्कार हो पाया। तो ये एक सोचने वाली बात है कि एक डेड बॉडी कैसे कोरोना फैला सकता है। पहली बात तो कोरोना एक बहुत बड़ा झूठ है जो आपको पता ही है, और दूसरी बात अगर कोई इन्फेक्शियस डिजीज है भी तो जब कोई इंसान ब्रीथ नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, तो इन्फेक्शन को वो फैला भी नहीं सकता। ये बात आपने क्लास 8 में पढ़ी है। एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए पेन ड्राइव आपकी बॉडी है और इसके अंदर जितने डाटा स्टोर्ड है वो बॉडी के अंदर जो वायरस है वो है।
इसके अंदर जितने मर्जी डाटा स्टोर्ड हो, ये डाटा अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में फैलाएं, ये तभी फैल सकती है जब इस पेन ड्राइव को लेके आप किसी कंप्यूटर से जोड़ेंगे, तभी इसके डेटा को आप कंप्यूटर के माध्यम से पूरे दुनिया में फैला सकते हैं। अदरवाइज ये बॉडी, इसके अंदर का डेटा बाहर निकल नहीं सकता। ठीक उसी तरह से आपके बॉडी में कितना भी वायरस बैक्टीरिया क्यों ना हो, ये अगर दुनिया तक पहुंचाना है, फैलाना है, तो आपको भी अपने आप को कनेक्ट करना विद लाइफ, ब्रीदिंग एंड माउथ से बोलना। जब सांसें निकलेंगी, जब ब्रीदिंग होगा, इंसान जिंदा होगा, तभी अंदर की चीजें बाहर आ सकती हैं। अदरवाइज आपकी बॉडी अगर डेड है तो इस पेन ड्राइव की तरह है कि इसमें कितना मर्जी डेटा है वो दुनिया में विजिबल हो नहीं सकती। तो एक डेड बॉडी इज लाइक ए स्टोन, और उससे कोई भी किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं फैल सकता। अगर फैलने वाला इन्फेक्शन हो तो भी नहीं फैल सकता। तो इस सब के बावजूद भी आपने देखा पिछले 2-3 सालों में जब भारत में भी कोई इंसान मर जाता था तो डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव के बहाने उसकी लाश देते ही नहीं थे। सवाल यह है कि उसकी लाश का क्या करते थे। उन दिनों ऐसे खूब सारे एविडेंसेस आए जो मेरे पास आज भी है, जिसमें ये सिद्ध होता था कि उस वक्त हॉस्पिटल्स अक्सर ऐलान कर देते थे किसी को अगर नया लंग्स चाहिए, किसी को अगर हार्ट ट्रांसप्लांट कराना हो, किडनी ट्रांसप्लांट कराना हो, आई ट्रांसप्लांट कराना हो, तो करोड़ों रुपए में वो सारे कुछ अवेलेबल उपलब्ध करा रहे थे उस वक्त हॉस्पिटल्स। जरा सोचिए, क्या आपके घर के आसपास या हमारे देश में कोई हार्ट बनाने की फैक्ट्री खुल गई है, कोई लंग बनाने की फैक्ट्री खुल गई है? आपको यह पता है कि हार्ट ट्रांसप्लांट तभी पॉसिबल है जब कोई इंसान मर गया हो और मरने के 4 से 6 घंटे के अंदर ही उसका हार्ट निकाल के किसी और के अंदर, जहां ट्रांसप्लांट करना है उसके अंदर डाल दिया गया हो। ये तभी पॉसिबल है जब ये कोइंसिडेंस हो कि एक इंसान मरने वाला है और एक इंसान मर गया है, दोनों के बीच का गैप 4 से 6 घंटे का है और सक्सेसफुली उतने टाइम में हार्ट को उठा के डाल दिया। जबकि जो मैं सस्पेक्ट करता हूं, जिस तरह के रिपोर्ट पहले आ रहे थे, वो ये कि एक इंसान अपने पैरों पे चल के हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल ने टेस्ट किया, कोरोना पॉजिटिव बता के उसको हॉस्पिटल में धर लिया गया, जमा कर लिया गया और उसके बाद से वो कभी बाहर नहीं आया। क्यों ना ऐसा माना जाए कि उसको बंधक बना लिया और जब किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट का ऑर्डर आया तब उसको मार डाला गया और उसके हार्ट को निकाल के बेच डाला गया। क्यों ना ऐसा मान लिया जाए। तो इस तरह के बहुत सारे खुलासे दुनिया भर में होते ही रहते हैं। तो अब सवाल ये आता है, मैं अगर आपसे पूछता हूं, जो एक क्लियर कट सफेद झूठ है कि डेड बॉडी से इंफेक्शन फैल सकता है, इसीलिए डेड बॉडी को हमें जमा करना हॉस्पिटल में, किसी को उसको फ्यूनरल भी नहीं कर सकते, उसका अंतिम संस्कार नहीं कर सकते, उसको जला नहीं सकते। तो ऐसा जब भारत में हो रहा था, जबकि सबको पता ये सफेद झूठ है, लेकिन उसके बावजूद भी आप में से किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाई? आपने ये ज्यादा आसान माना कि अपने अपनों को, अपने बच्चे या किसी के माता पिता को हॉस्पिटल में छोड़ के आ गए और भूल गए जिनको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, और आपने उस सफेद झूठ का साथ दिया कि कोरोना फैल जाएगा। ये जो एक मानसिक परिस्थिति है, ये क्या मानसिक परिस्थिति है? ऐसा कैसे हो पाया? इससे कैसे बचा जाए? क्योंकि इस तरह की परिस्थिति अब दोबारा आने वाली नहीं है, बल्कि आ चुकी है और इस वक्त ये अटैक कर रही है 9 से 14 साल के बच्चों में, खासतौर पे लड़कियों में। इस बात को मैं समझाऊंगा। पहले ये समझते हैं कि ये जो मानसिक स्थिति है जिसमें एक सफेद झूठ को भी हम विलिंगली एक्सेप्ट कर लेते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, उसे सच मान लिया है, ऐसा ढोंग रचाते हैं, वो भी मास स्केल में। ये कैसे हो पाता है? ये कैसे हुआ हमारे देश में, देश दुनिया में? इसको समझना जरूरी है। अगर इसको नहीं समझेंगे तो कभी ना कभी ही हम दोबारा से इस तरह के ट्रैप में फंस जाएंगे, और जहां सवाल लाइफ एंड डेथ का हो, वहां पे इस तरह के जाल से बाहर निकालने की प्लानिंग, इस तरह के ट्रैप से बाहर निकलने की, इस तरह की गुलामी से बाहर निकलने की प्लानिंग हमें पहले से कर लेनी चाहिए। आफ्टर ऑल इट इज अबाउट योर लाइफ एंड डेथ। तो आपकी मानसिक स्थिति इस प्रकार की है कि एक सफेद झूठ को भी आपने एज्यूम कर लिया, आपने लोगों को यूं ही बता दिया कि हम इसको सच मान रहे हैं, जबकि आपका अंतरात्मा बताती है कि ये सच नहीं है। तो एक राजा की कहानी, इट इज कॉल्ड एम्परर्स न्यू क्लोथ, जो आज से 190 साल पहले लिखी गई थी, और उस कहानी
से मैं आपको उदाहरण से समझाना चाहता हूं कि ये मानसिक परिस्थिति क्या है और इस मानसिक परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, और जो लोग इसके अंदर ट्रैप्ड हैं उन्हें कैसे पहचानें और अपनी बचाव कैसे करें। आफ्टर ऑल इट इज अ मैटर ऑफ योर लाइफ एंड डेथ। तो इसको थोड़ा समझते हैं। समझने के लिए वो कहानी पे चलते हैं, और कहानी पे ये एक राजा की कहानी है। एक ऐसा राजा जिसका मुख्य शौक था अलग अलग कपड़े पहनना, नए कपड़े पहनना, और सिर्फ कपड़ों में उसका मन लगता था। रोज नए नए कपड़े पहनता था, महंगे महंगे कपड़ा पहनता था। पूरे उसके साम्राज्य को पता था कि राजा को सिर्फ एक चीज से प्यार है, वो है अपने कपड़े। और इसीलिए चापलूसी करने के लिए जब राजा नए नए कपड़े पहन के अपने दरबार में निकलता था तो सारे के सारे दरबारी यूं ही चाहे ना चाहे राजा की तारीफ करते थकते नहीं थे कि राजा जी, एम्परर जी, आप तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, ये कितना अच्छा आप पे सूट कर रहा है, ये रंग बड़ा अच्छा है, ये कपड़ा बड़ा अच्छा है, ऐसा कभी हो नहीं सकता। इस तरह की जो तारीफें सुनने की राजा को आदत थी। बात दूर दूर तक फैलती गई कि एक ऐसा राजा है जिसको अपने कपड़े से बहुत ज्यादा प्यार है, नए कपड़ों से बहुत प्यार है, और पूरा ऑब्सेशन है, कपड़ों में ही वो खोया रहता है। और ये बात पता चली दो ठग को, जिसका नाम बोल सकते हैं कालिया और सांबा। उन्होंने एक प्लान बनाया, कालिया सांबा ने, और जाके वो राजा से मिले। राजा से मिलके एक सूटकेस लेके गए और बोला, राजा जी, मैंने सुना है कि आपको कपड़ों से बड़ा प्यार है, तो हम आए हैं आपके लिए दुनिया का सबसे स्पेशल कपड़ा लेके। और वो कपड़ा इस सूटकेस के अंदर है। और राजा ने इच्छा जताई कि भाई वो कपड़ा मुझे दिखाओ। तो कालिया और सांबा ये बोलने लगे कि ये इतना स्पेशल कपड़ा इतने स्पेशल मटेरियल से बना है, इसकी खासियत ये है कि दुनिया में इकलौता है, और खासियत ये कि ये कपड़ा उन्हीं को दिखाई देता है जो अपने पद के लिए, जिस पद पे वो बैठा है उसके लिए अगर वो सक्षम है और वो डिजर्व करता है वो पद, तभी उसको ये कपड़ा दिखाई देगा। जो बिल्कुल मूर्ख है, जो किसी लायक नहीं है, उसको ये कपड़ा दिखाई नहीं देगा। राजा को बड़ी इच्छा हुई कि दिखाओ, मुझे देखना है कपड़ा। और तभी कालिया ने कपड़ा बाहर निकालने का नाटक किया, और नाटक करके हाथ को ऊपर करके बोला कि राजा जी देखिए कितना सुंदर कपड़ा है, क्या आपको कपड़ा दिख रहा है? और ऑब्वियसली राजा को कोई कपड़ा दिखा नहीं, लेकिन राजा के दिमाग में आया कि अगर मैं बोल दूं मुझे नहीं दिख रहा तो ये सोचेंगे कि मैं इस गद्दी के योग्य नहीं हूं, मैं एक बुद्धू इंसान हूं, तो मैं कभी किसी को नहीं पता नहीं चलने दूंगा कि मैं योग्य नहीं हूं, बुद्धू हूं मैं। तो वो राजा बोलता, अरे वाह कितना बढ़िया कपड़ा है, ऐसा कपड़ा मैंने पहले कभी नहीं देखा, ये तो दुनिया का सबसे बढ़िया कपड़ा है। तो काली और सांबा ने प्रपोजल रखा कि आप बोलें तो आपके लिए कपड़ा सिलवा दूं। तो राजा खुशी खुशी मान गए, और राजा ये बात सोच के भी खुश हो गए कि काले सांबा को पता नहीं चला कि राजा अयोग्य है और बुद्धू भी है। तो राजा को काले सांबा ने बोला कि मुझे तो इतने सारे सोने के सिक्के चाहिए। राजा ने सारी डिमांड पूरी की, और उन सोने के सिक्के से उन्होंने दिखाया कि हम यहीं पे एक वर्कशॉप लगाएंगे और एक फैक्ट्री लगा के आपके स्पेशल कपड़े को बनाएंगे। और उन्होंने एक छोटी सी फैक्ट्री लगाई राजमहल में ही, और दिन रात कालिया सांबा ये एक्टिंग करने लगे कि वो कोई कपड़ा बना रहे हैं, जबकि वो कपड़ा था ही नहीं, सिर्फ कपड़ा बनाने की एक्टिंग थी। और इस बीच राजा देखने आए कि कपड़ा कितना बन गया। तो सांबा ने बोला, देखो कपड़ा तो ऑलमोस्ट बन गया, कि देखिए कितना प्यारा लग रहा है कपड़ा। और राजा ने पहले ही ठान रखा था, मैं कभी नहीं बताऊंगा कि मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। राजा ने बोला, वाह मुझे बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है। और पूरे जो दरबारी थे उनको भी इंतजार होने लगा कि एक इनविजिबल कपड़ा तैयार किया जा रहा है राजा के लिए, और ये इनविजिबल कपड़ा उन्हीं को नहीं दिखाई देगा जो बहुत मूर्ख होंगे या अपने पद के लिए जो सक्षम नहीं होंगे, लायक नहीं होंगे, उनको नहीं दिखाई देगा, बाकी सबको दिखाई देगा। और ये बात उनके साम्राज्य में हर जगह फैल गई प्रोपेगेंडा मीडिया के तहत कि राजा एक ऐसा कपड़ा सिलवा रहे हैं जो मूर्खों को नहीं दिखेगा, जो बुद्धिमानों को दिखेगा, या ऐसे लोगों को नहीं दिखेगा जो अपने पद के लिए सूटेबल ना हो। और फिर राजा को वो कपड़ा इन्होंने पहनाने की एक्चुअली एक्टिंग की, और राजा को भी एक्टिंग कर रहा था कि मैंने पहन लिया। और पहनाने के एक्टिंग के बाद कालिया और सांबा राजा को बोलने लगे, राजा जी आप तो बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? राजा ने अपने आप को शीशे में देखा, और फिर राजा ने देखा मैं तो नंगा खड़ा हूं, लेकिन राजा ने फिर एक्टिंग की, अरे ये तो बहुत अच्छा कपड़ा है, इससे अच्छा तो डिजाइन हो ही नहीं सकता, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, कलर भी मुझे बड़ा सूट कर रहा है। तो कालिया सांबा ने एक प्रपोजल दिया, क्यों ना इस कपड़े को पहन के आप
पूरे अपने राजमहल का चक्कर लगाएं, अपने साम्राज्य का चक्कर लगाएं। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन कौन बुद्धू है जिसे कपड़ा नहीं दिखेगा, यानी कि वो बुद्धू, तो आपके लिए पहचान करना भी आसान हो जाएगा। तो राजा कालिया सांबा के बोलने पे और कालिया सांबा भी कपड़े पकड़ रहे हैं, उसकी एक्टिंग करने लगे। जो कपड़ों का जो पीछे का पंख टाइप निकला होता है सुपरमैन की तरह, और वो राजा आगे के चलते और कालिया सांबा पीछे कपड़ा पकड़ने की एक्टिंग करते। और जब हमेशा की तरह वो अपने दरबारियों के सामने से निकल रहे थे, दरबारियों ने भी देखा और दरबारी उनके दिमाग में आया, रही राजा ने तो कुछ पहना नहीं है, शायद मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं कभी नहीं बताऊंगा कि मुझे वो कपड़ा दिखाई नहीं दे रहा, नहीं तो राजा मुझे सोचेंगे कि ये तो बुद्धू है और अयोग्य है अपने पद के लिए। तो हमेशा की तरह दरबारियों ने राजा की तारीफ की, अरे राजा जी आपने कितने बढ़िया कपड़े पहने, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छे कपड़े हैं। राजा का कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि मेरे सारे दरबारी बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही योग्य है। अब इन्होंने डिसाइड किया कि चलो भाई अब एक साम्राज्य का भी चक्कर लगा लेते हैं, देखते हैं कि हमारे साम्राज्य में कितने योग्य लोग हैं और कितने अयोग्य लोग हैं। अब राजा बिल्कुल नंगे इसी तरह से अपने दरबारियों के साथ चक्कर लगाने अपने साम्राज्य में चले गए, और साम्राज्य में के लोगों को पहले से ही आइडिया था कि एक ऐसा कपड़ा पहन के राजा आने वाले हैं जो मूर्खों को नहीं दिखेगा, सिर्फ बुद्धिमानों को दिखेगा। तो जब लोगों ने देखा तो लोगों को भी कुछ दिखाई नहीं दिया, कोई कपड़ा दिखाई नहीं दिया, लेकिन लोगों ने भी अपने मन में वही बात रखी कि शायद अगर मैं बोल दूं कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो राजा सोचेगा कि ये बुद्धू है या अयोग्य है और मैं कभी ये होने नहीं दूंगा। तो लोगों ने भी नाटक किया, अरे राजा जी कितने अच्छा लग रहा है वो कपड़ा, आप पे तो बहुत अच्छा सूट कर रहा है, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। ऐसे में एक छोटा बच्चा वो बोल पड़ा कि राजा जी तो नंगे हैं, राजा जी तो नंगे हैं। और ये सुनते ही एक और छोटी बच्ची वो भी बोल पड़ी, अरे राजा जी ने तो कोई कपड़े नहीं पहने हैं। और ऐसे करके कुछ बच्चे जब बोलने लगे और साथ साथ बाकी जो प्रजा थी वो भी फिर साथ साथ बोलने लगे, और तब भी जब सारी प्रजा बोलने लगी द एम्परर हैज नो क्लोथ्स ऑन, द एम्परर हैज नो क्लोथ्स ऑन, लेकिन फिर भी राजा ने एक्टिंग की कि उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, और उसी स्टाइल में वो अपने दरबारियों के साथ अपने किले में, अपने महल में दोबारा चले गए। राजा को तो एक सबक मिल ही गई, लेकिन एक सबक आपको मिलना बाकी है। ये जो एक मेंटल बिहेवियर है इसे बोला जाता है नेकेड एम्परर सिंड्रोम। नेकेड एम्परर सिंड्रोम का मतलब सोशल कंफर्मिटी। सोशल कंफर्मिटी का मतलब यह है कि सोशल प्रेशर को देखते हुए कोई सफेद झूठ को एज्यूम कर लेना, मान लेना या एक्टिंग करना कि मुझे ये सच ही लग रहा है, ताकि आप लोगों से अलग ना दिखो। इस डर से आप किसी भी झूठ का पार्ट बन सकते हो। दैट इज नोन एज नेकेड एम्परर सिंड्रोम। इस पे कई सारे रिसर्च पेपर्स हैं जो आप देख रहे हैं। खास तौर पे एक रिसर्च पेपर ये है जो कोरोना के टाइम पे आया था 2021 में, जिसमें देखा गया था, हालांकि लोगों को, अधिकतर लोगों को पता चल गया था कि कोरोना एक सिर्फ और सिर्फ एक ढोंग है, एक मनगढ़ंत इमेजिनेशन है, लेकिन फिर भी सब लोग, इवन डॉक्टर्स भी, साइंटिस्ट भी, नेकेड एम्परर सिंड्रोम के तहत उस सफेद झूठ को खुद ही सच मान रहे थे या एक्टिंग कर रहे थे कि ये सच है। तो ये रिसर्च पेपर आप देखेंगे तो बड़े मजेदार लगेगा, लेकिन यहाँ पे मजे की बात नहीं है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बात आपके लाइफ एंड डेथ की है। वो ऐसे कि मैंने 2 साल पहले आपको सबूत देके बता दिया था, जो RT-PCR टेस्ट है, वो RT-PCR टेस्ट आप किसी भी सैंपल पे कीजिए, मक्खी पे कीजिए, मच्छर पे कीजिए, कुत्ते पे कीजिए, बिल्ली पे कीजिए, टमाटर पे कीजिए, खरबूज पे कीजिए, कोई भी लिविंग सैंपल को अगर 10 बार टेस्ट करते हैं RT-PCR टेस्ट में, 10 में से 1 बार पॉजिटिव आता है और 9 बार नेगेटिव आता है। फिर दोबारा टेस्ट करेंगे उसी नंबर ऑफ सैंपल्स को, तो एवरी टाइम अबाउट 10% ऑफ द टेस्ट विल बी ऑन एवरेज पॉजिटिव, राइट, और 90% विल बी नेगेटिव। यानी कि आपने 100 लोगों का ग्रुप लिया, उन सबका टेस्ट कर दिया, तो उसमें से कोई ना कोई 10 लोग कोविड पॉजिटिव पाए जाएंगे। फिर उन्हीं 100 लोगों को दोबारा टेस्ट किया, तो जो लोग 10 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए थे वो नेगेटिव हो जाएंगे, और जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव हो जाएंगे। यानी कि कॉइन टॉस की तरह वो एक रैंडम टेस्ट है, उसका किसी कोविड से, किसी फ्लू से, किसी इन्फेक्शन से, किसी वायरस से दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है। इस चीज को मैंने साबित किया था, एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था। ये किताब मैंने 2022 में लॉन्च किया, और ये एक्सपेरिमेंटली आप भी साबित कर सकते हैं। कोई भी लिविंग थिंग का आप सैंपल ले जाइए, 10, 15, 20 सैंपल ले जाइए किसी भी कोविड टेस्ट में, लैब में, आज भी
और उनको ये नहीं बताइए कि ह्यूमन सैंपल ने, उनको सिर्फ ये बताइए, ये टेस्ट करके दिखाए कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। आपको दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा और आप देखेंगे कि जिस टेस्ट को आधार बना के लॉकडाउन लगाया गया, जिस टेस्ट को आधार बना के आपको अपने घर में कैद कर दिया गया, और भारत में और दुनिया भर में भी जो गरीब और गरीब होते चले गए और अमीर होते चले गए, ये एक षड्यंत्र था। लेकिन वो षड्यंत्र ऐसा नहीं कि अब आपको पता नहीं है, आपको वो षड्यंत्र का पता चल चुका है। लेकिन फिर भी आज के समाज में अधिकतर लोग वो नेकेड एम्परर सिंड्रोम के से ही पीड़ित हैं। तो इसीलिए आप सोशल कन्फर्मिटी के हिसाब से चलते हैं और किसी भी सफेद झूठ में पार्टिसिपेट करने के लिए विलिंग रहते हैं। लेकिन अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं कि इस एटीट्यूड से क्या नुकसान हो सकता है, ये जब आप समझ जाएंगे तो अब मुझे लगता है उसके बाद नेकेड एम्परर सिंड्रोम से आप बाहर जरूर निकलेंगे। यहां पे जो बच्चा, आपने जो कहानी में बच्चे की बात की, वो बच्चा इज ए सिंबल ऑफ ऑनेस्टी, इनोसेंस, ट्रुथ। तो जिस तरह से 1947 से पहले कुछ लोग ऐसे पैदा हुए थे जिन्होंने इनोसेंस दिखाया, ऑनेस्टी दिखाया, ट्रुथ का साथ दिया, करेज का साथ दिया, चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक और ऐसे हजारों और फ्रीडम फाइटर, जिसके बदौलत देश आजाद हुआ। लेकिन शायद आज ऐसे लोगों की थोड़ी कमी है जो सच को सच बता सके, जो झूठ का पर्दाफाश कर सके, जो सच का साथ दे सके। लेकिन अब जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूं, ये एक सच्ची कहानी पे आधारित है, एक सच्ची घटना पे आधारित है। इट इज बेस्ड ऑन द ट्रू स्टोरी। और यहां पे अब टारगेट में है छोटे बच्चे, ऐसे बच्चे जो 9 से 14 साल के बच्चे हैं, खास तौर पे छोटी बच्चियां, छोटी लड़कियां 9 साल से 14 साल की। इस कहानी को बताने के लिए मैं एक कैरेक्टर यूज करूंगा, चतुर रामालिंगम। ये जो आप फोटो देख रहे हैं 2010 की फोटो है। 3 इडियट्स मूवी एक आई थी और उसके बाद मुझे लगा कि 3 इडियट में जो चतुर रामालिंगम का कैरेक्टर है, क्यों ना उस कैरेक्टर को यूज करके एक कॉमिक बुक बनाया जाए और वो उस बुक के माध्यम से मेमोरी माइंड टेक्निक्स कैसे लोगों को सिखाना है। तो वो सारे हिसाब से एक मूवी भी बनाई थी, द 4th इडियट एनिमेटेड मूवी, और उसमें जो आवाज थी वो उमी वैद्य यानी कि चतुर रामालिंगम का ही था। लेकिन तब मुझे नहीं पता था कि चतुर रामालिंगम के कैरेक्टर को दोबारा से कभी यूज करना पड़ेगा उन्हीं बच्चों के लिए। लेकिन इस बार बात है उनके लाइफ एंड डेथ का, छोटे बच्चों के लाइफ एंड डेथ का, हमारे भारत देश के। एक कंस्पिरेसी जो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, जबकि आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये लेक्चर, जबकि आप ये लेक्चर सुन रहे हैं, तो ये कंस्पिरेसी आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि आपके लाल, आपके बच्चे, राइट, उन पे एक खतरा है। तो खैर, इस खतरे को आप तक आसानी से समझ आए, आपके भेजे तक, आपके दिमाग तक, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप नेकेड एम्परर सिंड्रोम से ग्रस्त हैं। इसीलिए मुझे कुछ कैरेक्टर्स यूज करने पड़ रहे हैं ताकि उन कैरेक्टर के माध्यम से मुश्किल दिखने वाली चीजों को आसानी से आप समझ पाएं और दूध का दूध, पानी का पानी कर पाएं और उस छोटे बच्चे की तरह आप सच बोल पाएं और अपने बच्चों को बचा पाएं। तो जो कहानी मैं बता रहा हूं उसमें एक चतुर रामालिंगम का ट्विस्ट जरूर है, लेकिन कहानी सच्ची है, कहानी आपकी है, कहानी इस देश की है, देश के बच्चों की है। कहानी कुछ इस तरह से है कि एक खास तरह का टीका, इसका नाम है फॉरएवर ब्लैक हेयर टीका। एक टीका जो आपको लगाया जाएगा, छोटे बच्चों को लगाया जाएगा, 9 साल से 15 साल 14 साल के बीच के बच्चों को, खासतौर पे लड़कियों को, और ताकि आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद उनके सफेद बाल सफेद ना हो जाएं, वो काले ही रहें। यानी कि एक खास तरह का टीका, मेरे हाथ में वो टीका है, और ये टीका है, ये वाला आप टेस्ट ट्यूब सैंपल देख रहे हैं, और ये टीका लेके उनके माथे पे लगा देंगे, छोटा सा टीका, और 9 साल से 14 साल के बच्चों को लगाया जाएगा। और एक्सपेक्टेशन ये है कि जब वो बड़े हो जाएंगे तब उनके बाल सफेद नहीं होंगे, वो काले ही रहेंगे। यानी कि फॉरएवर हेयर, फॉरएवर ब्लैक हेयर टीका, फॉरएवर ब्लैक हेयर टीका, FBH टीका। और उससे क्या होगा, उसका अंतिम रिजल्ट ये होगा जो कि प्रोपेगेट किया जा रहा है कि इससे
बड़े होने के बाद उनके बाल, आज से 20 साल बाद उनके बाल सफेद नहीं होंगे, 30 साल बाद सफेद नहीं होंगे, वो काले रहेंगे अगर अभी ये टीका लगा दो तो। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये टीका पहले से ही लग रहा है भारत में, और करीब 2009 में आंध्र प्रदेश में, गुजरात में कुछ 23,000 ट्राइबल लड़कियों को ये टीका लगाया गया, 23,000। और अभी जबकि आप ये लेक्चर मेरा सुन रहे हैं, भारत में पंजाब में, तमिलनाडु में, सिक्किम में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में कम से कम 5 स्टेट्स में ये टीका मुफ्त में हजारों बच्चों को, लड़कियों को, 9 साल से 14 साल के बीच की लड़कियों को ये टीका ऑलरेडी लगाया जा रहा है राइट नाउ ऑल्सो, जबकि आप ये लेक्चर सुन रहे हैं। और यही नहीं, ये टीका पिछले 20 सालों में लगभग 50 करोड़ छोटे बच्चों को लगा दिया गया है। तो एक सवाल दिमाग में आना स्वाभाविक है, वो सवाल ये कि अगर 50 करोड़ बच्चों को लगा दिया गया है, पिछले 20 साल से लगा ही रहे हैं, तो क्या उन बच्चों में 20 साल के बाद आज, जो कि उस वक्त अगर मान लो 10 साल के थे तो आज 30 साल के होंगे, तो क्या अब उनके बाल सफेद नहीं हो रहे हैं? तो रिजल्ट देखते हैं। इस तरह के बहुत सारे ट्रायल्स हुए हैं, ऑब्जर्वेशन स्टडी हुई है, रिजल्ट आपके सामने है, बट रिजल्ट तो बड़ा शॉकिंग है। और रिजल्ट ये कह रहा है कि बल्कि जिन लोगों ने ये टीका लगाया उनमें 44.6% सफेद बाल होने के चांसेस और बढ़ गए हैं, उल्टा हो गया है। अब एक सवाल अगर आपके दिमाग में आता है कि ये टीका लगाया जिन लोगों ने पिछले 20 सालों में, उनको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुए? साइड इफेक्ट तो नहीं हुए, इसका जवाब बड़ा शॉकिंग है, और जवाब सबूतों के साथ है। जवाब ये कि जिन लोगों ने लगाया, जिन बच्चों ने लगाया, 20 साल बाद पता चला कि उनमें 27% मिसकैरेज हो गया। यानी कि 100 में से 27% लड़कियां, राइट, बच्चे पैदा करने से पहले वो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हो गया। आपको यहाँ पे समझना होगा, अगर हम यूएस की बात करें, डेनमार्क की बात करें, नॉर्मली वहां पे 9 से 10% स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन होते हैं, मिसकैरेज होते हैं। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने ये वाला टीका लगाया, उनमें जो मिसकैरेज का रेट है वो 10% की जगह 27.4% हो गया। यानी कि मिसकैरेज का रेट बढ़ गया, चाहे वो यूएस की बात करें, मिसकैरेज का रेट बढ़ गया, चाहे हम यूके की बात करें, तो इन सब देशों में, या डेनमार्क की बात करें, वो रेट बढ़ गया। लेकिन इसके अलावा इससे भयानक बात वो ये कि जिनके बच्चे पैदा भी हुए उनमें बहुत सारे बर्थ डिफेक्ट देखे गए। और इसके अलावा तीसरी बात चौंका देने वाली वो ये कि अधिकतर जो इस तरह के टीका लगाने वाली लड़कियां थी वो बांझ बन गई, वो इनफर्टाइल हो गई, और उनमें ऑटो इम्यून ओवरी डैमेज हो गया। यानी कि वो बच्चा पैदा करने में अब सक्षम है ही नहीं। और अगर आप डेटा की बात करें तो यूं मानिए कि ये है यूनाइटेड स्टेट्स का ग्राफ देख रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट में करीब 2006 में ये टीका इंट्रोड्यूस किया था, और जो 2006 के बाद से अगर आप ध्यान से देखें तो जो बर्थ रेट है देश का वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और सेम इज इन यूके में 2008 में ये टीका इंट्रोड्यूस किया गया था, और टीका इंट्रोड्यूस करने के बाद यूके का बर्थ रेट भी जो ऊपर जाना था वो नीचे जाने लगा। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि ये टीका ना तो बालों को काले रखने में मदद कर रहा है, उल्टा ये टीका लड़कियों में बांझपन ला रहा है, इनफर्टिलिटी ला रहा है, और उनको हमेशा के लिए बांझ या इनफर्टाइल कर दे रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस बात को समझना चाहते हैं तो इस टीका में एक खास तरह का केमिकल मिला दिया गया है। वो केमिकल है बोरेक्स। बोरेक्स एक खास तरह का केमिकल है, ये अगर आपके बॉडी में चला जाता है तो आप इनफर्टाइल बन सकते हैं। ऐसा ये सारे रिसर्च पेपर है जो आप देख सकते हैं। अब सवाल ये आता है, जबकि ये टीका किसी काम का नहीं है और इससे बांझपन आ सकता है, पॉपुलेशन डीकंट्रोल हो सकता है, तो इस टीका को परमिशन एफडीए ने क्यों दी? इसके पीछे भी एक षड्यंत्र है, इसके पीछे भी एक चालाकी है। वो चालाकी आपको समझना होगा। चालाकी ये कि अगर मैं इसके उदाहरण से बताऊं कि जब भी कभी कोई नया दवा या नया टीका या नया कोई एक मेडिकल ट्रीटमेंट आता है तो तब लोगों तक पहुंचाने से पहले उनका ट्रायल होता है। ट्रायल में ये देखा जाता है कि क्या ये टीका प्रभावशाली है, नंबर 1। नंबर 2, क्या इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है।
तो उसके लिए ट्रायल के लिए लोगों को इनवाइट किया जाता है कि कौन लोग ट्रायल में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनको बहुत पैसे देते हैं। और ट्रायल में मान लो 1000 लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उनमें से 500 लोगों को टीका दिया गया और 500 लोगों की टीका की जगह प्लेसेबो मतलब उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें सिर्फ पानी है, वो दिया गया। और ना तो साइंटिस्ट को पता है ना इन्हीं लोगों को पता है कि हमें टीका मिला असली वाला या हमें प्लेसेबो मिला है। अब देखा जाता है कि भाई अगर 2 साल बाद हम देखते हैं कि कितने लोगों के बाल अभी भी काले हैं टीका ग्रुप में इन कंपैरिजन टू प्लेसेबो ग्रुप। 2 साल बाद इनमें कोई साइड इफेक्ट है कि नहीं और इनमें कोई साइड इफेक्ट है कि नहीं, जिन्होंने कुछ नहीं लिया था। तो इस तरह से जब भी कभी दुनिया में कोई नई दवा आती है तो पहले उसका रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होता है और रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में एक ग्रुप में तो वो दवा रखी जाती है और दूसरे ग्रुप में प्लेसेबो रखा जाता है। प्लेसेबो मतलब कि दवाई देने का ढोंग, यानी कि टैबलेट देना है तो टैबलेट ना देके वो सिर्फ एक चीनी का छोटा सा टैबलेट का आकार बन जाता है और वो खिला देते हैं, उसको बोलते हैं कि भाई ये तो टैबलेट, ये तो असली वाला टैबलेट है, ताकि ना तो साइंटिस्ट बायस्ड हो ना जिन्होंने वो जो ट्रायल के हिस्से में जो पार्टिसिपेंट है वो बायस्ड हो, इसीलिए ये फॉर्मेट होता है। लेकिन चालाकी यहाँ पे की गई, जब FBH टीका को मंजूरी के लिए गए यानी कि फॉरएवर ब्लैक हेयर टीका को, तब उन्होंने क्या किया, चालाकी करके प्लेसेबो वाले ग्रुप में प्लेसेबो ना डाल के उसमें एक नई चीज डाल दी, इसका नाम रखा फॉक्सीबो, राइट। तो ये जो ग्रुप है जो प्लेसेबो होना चाहिए था, इसके अंदर फॉक्सीबो डाल दिया। फॉक्सीबो का मतलब है कि इसमें कुछ ऐसे केमिकल डाल दिए जो केमिकल आपको नुकसान पहुंचाएंगे, ये पहले से क्लियर है। जैसे एल्युमिनियम डाल दिया, इसमें भी बोरेक्स डाल दिया, इस तरह के कुछ अंश डाल दिए। यानी कि अब जब ट्रायल हो रहा है वो ट्रायल हो रहा है बिटवीन द रियल FBH टीका एंड नॉट द प्लेसेबो एंड द फॉक्सीबो। और ट्रायल के अंत में ये बताया गया कि भाई देखो जी, इससे साइड इफेक्ट तो हो रहे हैं, करीब 50% जिन लोगों ने लिया उनमें साइड इफेक्ट हो गए, लेकिन इस ग्रुप में इससे भी ज्यादा साइड इफेक्ट है। इसका मतलब ये बड़ा अच्छा है। तो इसमें साइड इफेक्ट है लेकिन इसमें भी साइड इफेक्ट है और ये इससे ज्यादा अच्छा है, राइट। इस तरह का एक ट्रायल बना दिया, एक बोगस ट्रायल, और उस ट्रायल को बेसिस मान के FDA ने एक हरी झंडी दे दी। और ये ट्रायल का पूरा, अगर आपको सब कुछ पढ़ना है उसके बारे में, तो ये एक मैनुअल है जो उसी कंपनी का है, मर्क कंपनी का। ये मैनुअल आप पढ़ सकते हैं। मैनुअल डाउनलोड करने के लिए आप ये लिंक यूज कर सकते हैं। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक फिक्शन लगेगा आपको, लेकिन ये आज की सच्चाई है। किस तरह से ट्रायल हुए और किस तरह से ट्रायल एक दिखावा करके ये टीका को लाया गया फॉर द कॉमन मैन। तो अब जबकि 20 साल लगभग हो चुके हैं इस टीका के आए और जबकि 50 करोड़ डोजेज लग चुके हैं, तो जाहिर सी बात है लाखों करोड़ लोगों को इसका साइड इफेक्ट हो चुका होगा। बहुत सारे करोड़ों या लाखों लड़कियां ऑलरेडी बांझ बन चुकी होंगी, कई लोगों की साइड इफेक्ट से मृत्यु हो चुकी होगी। तो क्या दुनिया भर में इस टीका के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है? जवाब है हाँ। और अगर आप वो कानूनी कार्रवाई क्या है ये जानना चाहते हैं तो मैंने पूरे दुनिया भर के इस टीका के विरुद्ध जो कानूनी कार्रवाई हुई है वो मैंने लिस्ट किया है। ये देखिए, अलग अलग देशों में जो कानूनी कार्रवाई हो रही है वो यहाँ पे एक एक करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये दुनिया भर में नहीं, भारत में भी हुआ है। भारत के सुप्रीम कोर्ट में भी केस गया है 2014 में। ये डेट 2014 30 जून 27 टू 30 जून 2014 का ये आप देख रहे हैं और ये लिंक के माध्यम से वो कानूनी कार्रवाई आप देख सकते हैं। लेकिन अब 10 साल हो गए हैं भारत में सुप्रीम कोर्ट में इस टीका के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होते हुए, लेकिन हुआ क्या? हुआ वही जो हमेशा होता रहता है। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख, तारीख पे तारीख। और वो तारीख पे तारीख तो एक तरफ चली रही है और दूसरी तरफ प्रोपेगेंडा मीडिया अभी भी इस टीका को प्रमोट कर रहा है और इसको हर इंसान तक पहुंचाने के जिद पे अड़ा हुआ है। हर बच्चे के बॉडी में इस टीका को पहुंचाने में पड़ा हुआ है। आए दिन आप सब ने इस टीका के प्रमोशन दरबारी और सिलेक्टेड प्रजा के माध्यम से आप तक
पहुंचाया है, आपने देखा है। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि टीवी में ऐसा कोई टीका के बारे में हमने सुना नहीं, टीवी में ऐसा किसी को बोलते हुए सुना नहीं, तो अभी आपकी आंखें खुल जाएंगी और किस चीज की मैं बात कर रहा हूं आपको समझ आ जाएगा। लेकिन यहां जरूरत है चतुर रामालिंगम का वो ट्विस्ट। चतुर इस सदमे से रिकवर करता उससे पहले रैंचो ने उसकी स्पीच के चंद शब्द बदल डाले, जैसे चमत्कार बन गया बलात्कार। पिछले 32 साल से इन्होंने निरंतर इस कॉलेज में बलात्कार पे बलात्कार किया। तो जिस तरह से रैंचो ने चतुर रामालिंगम के साथ एक छोटा सा छल किया था, ठीक उसी तरह से आपको सारा कुछ समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा प्लान बनाया था। और वो प्लान ये कि जहां जहां मैंने बोला फॉरएवर ब्लैक हेयर टीका, वो उस चीज को हटा दे, उसकी जगह लिख दीजिए FBH की जगह HPV वैक्सीन। और जहां जहां मैंने बोला सफेद बाल बीमारी, सफेद बाल वो सफेद नहीं रहेगी, सफेद होगी नहीं, वहां वहां पे आप बीमारी का नाम रख दीजिए सर्वाइकल कैंसर। आई एम श्योर अब आप रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर आप प्रोपेगेंडा मीडिया देखते हैं, आप डेली अखबार पढ़ते हैं, तो ये खबरें कुछ ज्यादा ही प्रमोट की जा रही हैं कि HPV वैक्सीन बच्चों को लगाया जाएगा, लड़कियों को लगाया जाएगा, लगाया जा रहा है 9 साल से 14 साल के बच्चों को, ताकि बड़े होने पे उनको सर्वाइकल कैंसर ना हो जाए। अभी वैक्सीन लगा लो, जब 30 साल 40 साल के हो जाओगे तब आपको सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा। ऐसा प्रिटेंड किया जा रहा है कि हम तो आप बच्चे की भलाई चाहते हैं, उनकी जान बचाना चाहते हैं तब के लिए, ताकि अभी हम कुछ करें ताकि तब दिक्कत ना हो। जबकि मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया कि इस सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन, HPV वैक्सीन के अगेंस्ट जो सच्चाई क्या है, उसके सारे आंकड़े विद ऑल द रिपोर्ट्स मैंने आपके सामने पेश कर ही दिया। लेकिन इसके बावजूद भी क्यों ऐसा है कि ये प्रमोट हो रहा है अखबारों में, और बड़े बड़े लोग या जिन्हें हम बड़े मानते हैं वो खुल के इसका प्रमोशन कर रहे हैं। अगर आपको अब भी नहीं समझ आ रहा या आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं प्रोपेगेंडा मीडिया में, या आप मीडिया देखते रही हैं, तो छोटा सा मैं आपको क्लिपिंग दिखाता हूं निर्मला सीतारमण का, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है, किस तरह से HPV वैक्सीन का प्रमोशन कर रही है। Cervical cancer vaccination. Our government will encourage vaccination for girls in the age group of 9 to 14 years for prevention of cervical cancer. अभी आपने निर्मला सीतारमण को देखा और अब देखते हैं सुधा मूर्ति, जिन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होके इसी खतरनाक डेडली HPV वैक्सीन का प्रमोशन किया। सुधा मूर्ति, जिनकी किताबें मैं और मेरी 10 साल की बेटी एक साथ पढ़ते हैं और उस किताबों से बहुत सारे ज्ञान लेते हैं, बहुत सारा इंस्पिरेशन लेते हैं। लेकिन अब इन किताबों की लेखिका सुधा मूर्ति कुछ ऐसा बोल रही हैं जो मेरे बच्चे को, क्योंकि वो भी 9 से 14 साल के ब्रैकेट में है, को आगे जाके इनफर्टाइल बना सकता है या बहुत सारी और बीमारियां ला सकता है। और इसके कंस्पिरेसी का जाने अनजाने, या तो मैं ये बोलूंगा नेकेड एम्प्रेस सिंड्रोम के तहत इसका हिस्सा बन रही हैं, और जो सारे एविडेंस उसको इग्नोर करके, आंख बंद करके पब्लिकली इसको प्रमोट कर रही हैं। और इस चीज से आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हमारे समाज में नेकेड एम्प्रेस सिंड्रोम जन जन के अंदर एक बीमारी की तरह घुस गया है। There is a vaccination which is given to women, girls between the age of 9 to 14, known as the cervical vaccination, which can, if the girls take that, it can be avoided. May I request that to the House that we should incorporate that vaccination for the benefit of our girls, because prevention is better than cure. अभी तो मैंने बात की दरबारी की, लेकिन अब बात करता हूं कुछ प्रजा की। यहाँ तक कि बहुत सारे डॉक्टर्स जो बड़े बड़े पोजीशन पे हॉस्पिटल्स में हैं, वो भी HPV वैक्सीन को प्रमोट कर रहे हैं, मानो एक अमृत, एक रिवोल्यूशन आ गया है। लेकिन इस बीच शायद आज भी थोड़े से ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो उस बच्चे की तरह हैं, उस बच्चे की तरह जो सच बोलने की जिन्होंने कसम खाई है। उनमें से एक ग्रुप का नाम मैं लूंगा, अवेकन इंडिया मूवमेंट। तो उन्होंने जब ऐसे डॉक्टरों को HPV वैक्सीन प्रमोट करते हुए देखा, तो उन्होंने इन्हीं में से कुछ
डॉक्यूमेंट जो उन्होंने तैयार किए हुए थे डॉक्टरों को जब पेश किया कि इसके एविडेंस तो कुछ और कह रहे हैं, इसके एविडेंस तो ठीक उल्टा कह रहे हैं, तो देखिए जब उन डॉक्टरों से कन्फ्रंट हुआ तो वो नेकेड एम्परर सिंड्रोम से ग्रस्त वो डॉक्टर जो HPV वैक्सीन प्रमोट कर रहे थे, तो तब उनका जवाब क्या होता है, जरा इस क्लिपिंग को देखिए। ये जो वीडियो आया था उसमें लिखा था कि हमारी बच्चियों को आगे जाके प्रेगनेंसी नहीं होगी, उनकी ओवरी फेल होगी। There is no association with ovarian failure documented in the study. Yeah, ma'am, I have a question. Here you have mentioned that it does not affect fertility in women, the HPV vaccine. So, whereas the Cervavax product insert itself is mentioning that no human studies have been done on fertility. Pregnancy or you're trying to be pregnant, the vaccine is not to be given. Lactating mothers, no data has been done. So when there has been no trials and no study at all on the fertility of women after the HPV vaccine, on what basis can it be safe and effective? Secondly, worldwide there has been a major compensation program, because after vaccination, HPV vaccine, there has been ovarian failure. It is a recorded major compensation has been given for ovarian failure after the HPV vaccine. And whereas this Cervavax product insert says there has been no testing, no studies. What you're saying about there are no longitudinal studies. No studies at all. That is because, for example, when you are, even with COVID, for example, there was so much thinking, does COVID cause menstrual problem? Does it cause problems in fertility? We don't know because we don't have that much data. So yes, there are not I would absolutely agree with you that we do not have studies. So we need to be a little objective and we have to look at the greater good, and overall you have to believe and understand the information properly and then move forward. No, but ma'am, agree. Belief is fine, but it has to be on data, because your claim said that it does not affect fertility. But there has been no studies at all on that. तो अब तक आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरह से अगर प्रजा में, दरबारियों में नेकेड एम्परर सिंड्रोम आ जाए तो किस तरह से वो समाज के लिए नुकसानदेह हो सकता है, जानलेवा हो सकता है, एक खतरा हो सकता है। तो खैर, टू कंक्लूड दिस, आपको सिर्फ ये करना है कि ये जर्नल ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ मेडिसिन जो कि 2020 में आया था, इसमें जब से HPV वैक्सीन लॉन्च हुआ तब से लेकर अभी तक का क्या रिजल्ट निकला वो इसमें रिसर्च रिपोर्ट है। इसे पढ़ लीजिए तो आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको उसकी सच्चाई पता करना भी, समझना भी आसान हो जाएगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी, जबकि इस तरह के एविडेंस बिल्कुल क्लियरली धरातल पे हैं, इन सब के बावजूद भी आज भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये वही नाम है जिन्होंने आपको वो 2 खुराक दिए थे जो कोविड के वैक्सीन लगाए थे, जिसकी वजह से अब सच्चाई सामने आ गई। आपको पता ही है कि लोग किस तरह से खड़े खड़े बैठे बैठे दम तोड़ रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं, जैसा कभी पहले ह्यूमैनिटी में नहीं देखा गया। और अब तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बता भी दिया, एक्सेप्ट भी कर लिया कि हमें पहले से ही पता था, लॉन्च करने से पहले, कि आगे अगले 1-2 साल में यही होने वाला है, लेकिन इन्होंने वो छुपाया। लेकिन प्रॉब्लम उनकी नहीं है, प्रॉब्लम आपकी है, इस देश के नॉर्मल नागरिकों की है, कि जब ये पता चल गया है कि यही कल्प्रिट है और वो मान भी रहा है, तब भी हम में, आप में इतनी हिम्मत नहीं है उस छोटे बच्चे की तरह खुल के बोलें, जागरूकता फैलाएं कि इन पे भरोसा ना करें एंड इनको प्रोसिक्यूट किया जाए। लेकिन आज समाज में वो नेकेड एम्परर सिंड्रोम कूट कूट में हर एक के बॉडी जहन में बस गया। इसीलिए जब इस टीका का साइड इफेक्ट से आपके परिवारजनों में अगर डेथ हुई या साइड इफेक्ट आपको आए, इसके बावजूद भी मुंह खोलने को, सच बोलने को ना तो तैयार हैं, ना उसको देखने को तैयार हैं। आप विलफुली उस सफेद झूठ का पार्ट बन के ही रह गए हैं, जिसकी वजह से समाज यहां पहुंच गया है। और मैं आपको बोल दूं कि अगर HPV वैक्सीन भारत के हर लड़कियों को लग जाए तो आने वाले दिनों में अगला जनरेशन आ पाएगा कि नहीं ठीक से, ये बोलना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
यहां पे जब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने यही एचपीवी वैक्सीन को भारत में लॉन्च किया तो इन्होंने भी ट्रायल किया, क्योंकि ट्रायल पहला स्टेप है कोई भी चीज लॉन्च करने से पहले, मेडिकल चीजों को। ट्रायल का नतीजा अगर आप देखेंगे, इसमें जाके आप ट्रायल का नतीजा देख सकते हैं, ये मैंने पूरा दे दिया इनका लिंक। और ट्रायल का नतीजा ये कहता है कि ट्रायल में जिन लड़कियों ने ये इनका बनाया हुआ एचपीवी वैक्सीन लिया उसमें लगभग 48% यानी कि हर दूसरे लड़की को एडवर्स साइड इफेक्ट, एडवर्स रिएक्शन हुए। एडवर्स रिएक्शन क्या हुए, उसकी जो लिस्ट है वो ये लिस्ट है और उसकी लिस्ट में अगली लिस्ट ये है, ये 2 लिस्ट है। इसमें आप देखेंगे ये लगभग हर तरह की बीमारियां उनको हो गई और ये साइड इफेक्ट का ही पार्ट है। और ये 2 साल के ट्रायल में ये सारे साइड इफेक्ट देखे गए। कितने लड़कियों में? लगभग हर दूसरे लड़की, 50%, 48% टू बी वेरी प्रिसाइज। इसके बावजूद भी ये एचपीवी वैक्सीन जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है, ये वही कंपनी है जिन्होंने आपको 2 खुराक दिए थे, जो आज भी पछता रहे लेकिन ओपनली आप बोलने को तैयार नहीं। और ये वैक्सीन भी अब पूरे जोर शोर से प्रोपेगेंडा मीडिया के माध्यम से प्रमोट किया जा रहा है। इसके पीछे का मकसद क्या है? इसके पीछे का बड़ा क्लियर मकसद है। आपको ये समझना होगा कि जैसे मैंने बताया, पिछले लगभग 20 सालों में मर्क कंपनी ने अपने 50 करोड़ से ज्यादा डोजेस एचपीवी वैक्सीन के पूरी दुनिया में बेचे हैं, जिससे उनकी कमाई हर साल की लगभग 30,000 करोड़ से लेके सेल 50,000 करोड़ तक की हुई है। और यहां पे ये भी समझना होगा कि मर्क जो है it has done all this business in partnership with their government। तो इसमें जिसमें सरकार को हिस्सेदारी मिले, एक मोटा रकम मिले, तो सरकार अक्सर आंखें बंद करने को तैयार हो जाती है एट द कॉस्ट ऑफ द सिटीजन। और इसमें दोष सिटीजन का भी इक्वली है, बिकॉज आंखें तो आपकी भी बंद है। और मुझे पता है कि आज के इस लेक्चर के बाद सारे सबूत आपकी आंखों के बिल्कुल सामने आने के बाद भी ये आंखें लगभग बंद ही होने रहने वाली हैं, जब तक कि हमारे देश में चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग दोबारा जिंदा ना हो जाएं, दोबारा पैदा ना हो जाएं। जबकि ये जो दिखावा किया जा रहा है कि सर्वाइकल कैंसर को हम बचाना चाहते हैं, इससे दुनिया को, देश को बचाना चाहते हैं, बच्चों को बचाना चाहते हैं, ट्रुथ ये है, अगर आप ये रिसर्च पेपर पढ़ें कि जैसे ही बेटर हाइजीन मिलता है, क्लीन वाटर मिलता है, इंप्रूव न्यूट्रिशन मिलता है, इससे सर्वाइकल कैंसर भी और बाकी सारे कैंसर भी अपने आप ही गायब होने लगते हैं। तो यानी कि अगर सही मायने में हमें ये चिंता है कि बच्चों को या बड़े होने के बाद उनको सर्वाइकल कैंसर, फॉर दैट मैटर कोई भी कैंसर ना हो, तो उसका जवाब भी यहीं पे है, इसी धरातल में। सिर्फ इंप्रूव न्यूट्रिशन, क्लीन वाटर एंड बेटर हाइजीन दे दो, तो उससे ही ये जो कैंसर के चांसेस, फॉर दैट मैटर किसी बीमारी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो अगर तो गवर्नमेंट को या आपको या सोसाइटी को एज ए होल काम करना ही है तो इस डायरेक्शन में काम करना है। लेकिन इस डायरेक्शन में जब काम करेंगे तो यहाँ पे देयर इज नो वे टू अर्न मनी, कमाई का कोई तरीका नहीं है। जितनी सारी बातें मैंने आपको बताई, जितने सारे रिसर्च पेपर अभी तक आपको दिखाए, ये सारे रिसर्च पेपर अगर आपको देखना है, पढ़ना है, समझना है, तो ये सारे रिसर्च पेपर आपको इस लिंक में मिल जाएंगे, vishrup.com/hpv। ये आप जरूर पढ़िए, खास तौर पे अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं 9 साल से 14 साल के। और ये मत समझिए कि छोटे बच्चे नहीं हैं तो आप बच गए। याद रखिए, इस तरह के षड्यंत्र तब तक होते रहेंगे जब तक आप नेकेड एम्परर सिंड्रोम वाली बीमारी से ग्रस्त रहेंगे। अब बात जो है कि एचपीवी वैक्सीन का सर्वाइकल कैंसर से क्या कनेक्शन है, कैसे एचपीवी वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर को बचाएगी या ऐसे होने से रोकेगी, इसको समझने के लिए या इसका जो तथ्य दिया था उसको समझने के लिए, समझाने के लिए मैं एक उदाहरण लेता हूं। उदाहरण लूंगा जो ये 2-3 दिन पहले की खबर है। इससे ये अक्सर होता रहता है भारत में भी, बाकी देशों में भी। बस के एक्सीडेंट से लोग मरते हैं और जब बस के एक्सीडेंट से मरते हैं तो उसके अंदर जितने भी यात्री थे उनमें से काफी घायल हो जाते हैं, काफी मरते हैं। ये देखा गया कि हमारे देश में हर साल लगभग 30,000 बस के एक्सीडेंट से जो उसके अंदर बैठे हुए यात्री वो मर जाते हैं हर साल बिकॉज ऑफ बस एक्सीडेंट। तो इस मेटाफर को मैं यूज करूंगा टू मेक यू अंडरस्टैंड द
द सो कॉल्ड कनेक्शन बिटवीन HPV वैक्सीन एंड द सर्वाइकल कैंसर। तो इस मेटाफर के माध्यम से आपको जो टॉपिक है उसको समझने में मदद मिलेगी। बस के एक्सीडेंट से हर साल 30,000 डेथ होते हैं, लेकिन ये एक्सीडेंट का कारण क्या है ये तफ्तीश करने की कोशिश की गई तो एक सुराग मिला कि ये देखा गया है कि बस में जो बैठे यात्री हैं उनमें अधिकतर यात्री सफ़ेद बाल वाले थे, अबाउट 52% एजम्पशन, राइट। एक एज्यूम स्टोरी बता रहा हूँ मैं आपको कि तो एक हाइपोथेसिस बना दिया गया कि बस का एक्सीडेंट इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ सफ़ेद बाल वाले लोग बैठते हैं, तो दोनों में कोरिलेशन है। मोर बस एक्सीडेंट बिकॉज मोर ग्रे हेयर पीपल, राइट। तो इसीलिए सरकार ने एक नियम लागू कर दिया कि बस में वही इंसान चढ़ेगा जिसके बाल काले हैं, और जिसके बाल काले नहीं है और बस में चढ़ेगा तो बस में एक बंदा खड़ा होगा, उसके बाल फटाफट काले कर देगा। एक नया ब्लैक हेयर डाई सरकार ने रिलीज कर दिया और वो पूरे हर जगह हर प्रांत में ये लगाना ही लगाना है, और बस में छुप के बैठेगा एक आदमी ब्लैक हेयर डाई लेके, और जैसे ही उसको कहीं सफेद बाल दिखाई देंगे फटाफट उसको काला कर देगा। लेकिन क्या आपको लगता है सबके बाल काले हो जाएंगे तो बस का एक्सीडेंट कम होने लगेगा? जाहिर सी बात नहीं, राइट। कोरिलेशन इज नॉट एन एसोसिएशन। जस्ट बिकॉज ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके बाल सफेद हैं वो बस में बैठते हैं तो बस का एक्सीडेंट हुआ तो वही रिस्पॉन्सिबल होंगे, ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं है। ये तो आपको पता ही चल रहा है, देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड इट, राइट। तो यहाँ तक कि बस के ड्राइवर के बाल अगर सफ़ेद हैं तो जबकि वो बस ड्राइवर गाड़ी चला रहा है तो वो जो डाई करने वाला वो साइमल्टेनियसली उसके बाल को फटाफट काले कर रहा है। अब इसके नतीजे क्या निकले, क्या नतीजे निकल सकते हैं? नतीजे ऐसा कुछ निकल सकता है, क्या इससे एक्सीडेंट कम होगा? हो सकता है एक्सीडेंट और बढ़ जाए क्योंकि वो ड्राइवर डिस्टर्ब हो रहा है। हो सकता है साइड इफेक्ट होगा, हो सकता है साइड इफेक्ट हो जाए क्योंकि वो जो डाई है वो कुछ लोगों को रिएक्ट करेगी, कुछ लोगों को एलर्जिक रिएक्शन देगी, कुछ लोगों को गंजा कर देगी। ये बेतुकी सी कहानी जो आपको बिल्कुल ना सिर ना पैर की लग रही है, अब बिल्कुल सिर और पैर की लगेगी जब इसको मैं HPV वैक्सीन और कैंसर के कॉन्टेक्स्ट में जोड़ते हैं। पहले तो सर्वाइकल कैंसर, सर्विक्स होता क्या है? वेजाइना और यूट्रस को जोड़ने वाला जो पार्ट है बॉडी का, इन केस ऑफ फीमेल उसे कहते हैं सर्विक्स, और वहां पे कैंसर हो जाए तो उसे बोलेंगे सर्वाइकल कैंसर। हर साल करीब 77,000 डेथ होता है, ऐसा ऑफिशियल आंकड़ा है सर्वाइकल कैंसर से। अब जिन लोगों में सर्वाइकल कैंसर से डेथ हुआ, ये खोज की जाने लगी कि वो सर्वाइकल कैंसर हुआ कैसे। उन लोगों में पाया गया इस बस एक्सीडेंट की तरह कि अधिकतर के सर्वाइकल में HPV वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है। बहुत सारे और वायरस भी हैं लेकिन ह्यूमन पैपिलोमा वायरस भी है। तो ऑटोमेटिकली ये मान लिया गया कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ही उस इंसान को सर्वाइकल कैंसर दे रहा है। ठीक उसी तरह से क्योंकि इसमें सफेद बाल वाले लोग भी बैठे हैं तो जरूर ये सफेद बाल वाले लोगों की वजह से ही मैजिकली एक्सीडेंट हो रहा है। उसी तरह का कोरिलेशन बनाया गया, जबकि ये बात हमें पता है सदियों से कि जब से इंसानियत दुनिया में है तब से HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस हमारे बॉडी में एज ए कैरियर रहती ही है। तो इस वायरस का बॉडी में रहने से हमें कैंसर हो ही जाएगा, ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं है। कोरिलेशन सिर्फ इतना है कि हमारी इम्यूनिटी अगर बहुत कम हो जाती है तो किसी भी तरह का वायरस रहेगा तो वो और फैलने लगेगा हमारी इम्यूनिटी कम होते ही, और उससे हम बीमार पड़ते हैं। चाहे वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की बात करें या इन्फ्लुएंजा वायरस की बात करें या कोरोना वायरस की बात करें, किसी भी तरह का वायरस आप अपने लिमिट से बाहर तभी निकलता है जब हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। ठीक उसी तरह से बस ड्राइवर चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर बस के ब्रेक फेल हो गया तो उसे मरना ही मरना है। अगर आपकी इम्यूनिटी फेल हो गई तो उसमें कोई वायरस हो, बैक्टीरिया हो ना हो, यू आर गोइंग टू डाई। मैं एक चैलेंज देता हूं, आप ढूंढ के निकालिए कोई ऐसा पेपर, रिसर्च पेपर जिसमें यह साबित हो गया हो कि हाँ ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ने ही इस इंसान के अंदर सर्वाइकल कैंसर घुसा दिया और जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। एक रिसर्च पेपर अगर आप निकाल के देंगे मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूंगा। कोरिलेशन हो सकता है कि जिनको में कैंसर है उनमें HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है। एट द सेम टाइम ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनके बॉडी में
इंक्लूडिंग मी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस हो सकता है और हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों तरह के लोग हैं हमारे इस दुनिया में, जिनको दिक्कत नहीं है उनके बॉडी में भी ये वायरस है, जिनको दिक्कत हुई है किसी भी तरह से उनके बॉडी में वायरस है। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा। तो ये मैं आपको इतना एम्फेसिस देके क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इस ट्रैप से बाहर आएं। पहली बात तो ये है कि भारत में जो सर्वाइकल कैंसर से डेथ है, अगर ऑफिशियल फिगर को भी मान लेते हैं तो ये बहुत ही कम है इन कंपैरिजन टू, अगर हम देखें हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ की, इन कंपैरिजन टू अगर हम देखें कि बाकी बीमारियों से डेथ की, राइट। लेकिन पहले तो मीडिया में बार बार टीवी में दिखा दिखा कि सर्वाइकल कैंसर आपको एजुकेट किया जा रहा है, ये एक भयंकर बीमारी है, ताकि जब HPV वैक्सीन आपके बच्चों को देने की बारी आएगी तो वो डर का माहौल पहले से क्रिएट कर दिया गया था, आप इमीडिएटली उसको मान जाएंगे। इवन इफ आपने ये सारे रिसर्च पढ़े हैं तब भी दैट एम्परर हु वाज नेकेड एम्परर सिंड्रोम के तहत आप अपनी आंख कान नाक बंद कर लेंगे और आप छोड़ देंगे, जो भी हो रहा है हालात के हिसाब से होने देंगे। लेकिन नुकसान आपका नहीं होगा, आपके आने वाले जनरेशन का होगा, और आपके आने वाले जनरेशन खत्म हो गए तो इससे बड़ा नुकसान कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ खास तौर पे आज के दिन 23 जुलाई, जबकि इस दिन 2 महापुरुषों का जन्म हुआ था जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाई। तो क्यों ना एक मुहिम शुरू किया जाए, मुहिम ये कि हमें अंग्रेजी दवाइयों के इस प्रोपेगेंडा से आज़ादी दिलानी होगी। आपने देखा आज ही 2 पेशेंट्स की बात की, एक ने बोन मैरो ट्रांसप्लांट से अपने आप पीछा छुड़ाया, दूसरे ने हार्ट ट्रांसप्लांट से पीछा छुड़ाया, और पिछले दिनों में मैंने पिछले 2 साल में आपको दिखाया किस तरह से किडनी ट्रांसप्लांट से आप पीछा छुड़ा सकते हैं जस्ट बाय यूजिंग द ग्रैट सिस्टम, ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट सिस्टम, जिसका मैंने आविष्कार किया था 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, और उसके बाद हजारों लोगों ने किया, जो कि घर पे ही किया। बहुत लोग ऐसे हैं जो ना तो हमारे हिम्स हॉस्पिटल आए ना मुझसे मिले, जस्ट इस तरह की वीडियोस देख लिए और वीडियो देख के उन्होंने घर पे ही DIP डाइट किया, हॉट वाटर इमर्शन किया, हेड डाउन टिल्ट किया और अपने किडनी को ठीक कर लिया, डायलिसिस से पीछे छुड़ा लिया, अपनी किडनी को ठीक किया, ट्रांसप्लांट की नौबत से पीछा छुड़ाया, दवाइयों से पीछा छुड़ाया, स्टीरॉयड से पीछा छुड़ाया, दोबारा नॉर्मल पटरी पे आ गई उनकी जिंदगी। तो ठीक उसी तरह से आज इस कड़ी में एक नया टेक्निक आप सीखने जा रहे हैं, और ये टेक्निक जो है द लास्ट ब्रेथ, राइट, जिसका नाम रखा है। और इस टेक्निक में आप ये सारे लंग डिजीज, चाहे अस्थमा हो, ब्रोंकाइटिस हो, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो, या निमोनिया हो, लंग कैंसर हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, ILD हो, ये सारी बीमारियों को कैसे ठीक करें, इस पे एक प्रोटोकॉल, और इस प्रोटोकॉल का नाम है DAN, डाइट एंड NO ब्रीदिंग। NO का फुल फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड है, डैन प्रोटोकॉल। डैन प्रोटोकॉल बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रोटोकॉल है, और डैन प्रोटोकॉल को थोड़ा समझते हैं। डैन प्रोटोकॉल को समझने के लिए सिर्फ ये समझना पड़ेगा, आप स्क्रीन पे अगर देखते हैं कि इस दुनिया में, इस धरती में जितने भी प्राणी आए हैं, खासतौर पे एनिमल्स, उन सबको भगवान ने शायद एक जितना सांसें दी हुई हैं। 40 करोड़ से लेके 60 करोड़ के बीच के नंबर ऑफ सांसें। अब चूहा जो है इन 40 करोड़ सांसों को बड़ी तेजी से खर्च कर देता है, हर 1 मिनट में 200 बार सांस ले लेता है। तो चूहा इस 40 करोड़ सांसों को 3 साल में खर्च करके मर जाता है। लेकिन एक खरगोश थोड़ी कंजूसी से सांसों को खर्च करता है, करीब 1 मिनट में 60 टाइम सांसें लेता है, हर सेकंड 1 बार सांस लेता है। तो ये 12 साल में ही अपने सारे सांसों को खर्च कर देता है और ये ऊपर चला जाता है। कुत्ता जो है थोड़ी सी और कंजूसी करता है, 1 मिनट में लगभग 40 बार सांसें लेता है, तो 15 साल लग जाते हैं 40 करोड़ सांसों को यूटिलाइज करने में या खर्च करने में। इंसान जो है थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट है, शायद ये 15 सांसें ही लेता है 1 मिनट में, और इसीलिए इंसान की आयु लगभग 80 साल तक की हो जाती है। एलिफेंट जो है इंसान से भी ज्यादा तेज है, वो 1 मिनट में करीब 12 सांसें लेता है, तो एलिफेंट की जिंदगी करीब 90 साल की हो जाती है। एक कछुआ जो सबसे तेज, वो 1 मिनट में लगभग 8 बार सांसें लेता है, यानी कि एक कछुआ इसीलिए शायद 150 साल जीता है। अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें तो आप पाएंगे अलग अलग एनिमल की ब्रीदिंग के जो रेट है उससे उनका लाइफ स्पैन को आप कोरिलेट कर सकते हैं। आप देखिए वीडियो में किस तरह से खरगोश तेजी से सांसें ले रहा है, और अबाउट हर मिनट में, हर सेकंड में 1 बार सांसें। इसके कंपैरिजन में अगर आप देखें
कुत्ते की सांस लेने की स्पीड बड़ी तेज तो है, लेकिन शायद खरगोश से कम स्पीड है। लेकिन अगर आप एक कछुए को देखें, तो आपने देखा कि कछुआ कितनी धीरे धीरे सांसें लेता है। तो सांसों में छुपा है कि आप कितने लंबे समय तक जिएंगे और कितना हेल्दी जिएंगे। और जब हम सांसों की बात करते हैं तो हमारे चेहरे पे अंदर एक खास तरह की जगह है जिसे साइनस बोलते हैं। ये साइनस क्या है, इसे आप देखें तो ये एक खाली जगह है, और अगर आप 3D में देखेंगे तो जो पिंक आपको दिख रहा है, दिस इज साइनस। ये तीनों ये जो जगह दिख रहे हैं, 3-4 जगह कैविटीज दिख रहे हैं, दिस इज साइनस। साइनस को दिखाने के लिए एक छोटा सा मॉडल मेरे पास है। ये मॉडल अगर आप देखते हैं, ये दांत है, और यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे दिखाता हूँ, ये गड्ढा है, और यही आप बोल सकते हैं साइनस। ये रिजर्वर है जहाँ पे खास तरह का गैस स्टोर होता है, बनता और स्टोर होता है, जिसे कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। तो हमारे साइनस में एक खास तरह का गैस, या बोलें खास तरह की दवा, जो यहीं बनती है और यहीं स्टोर होती है, इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। अब इसके आगे ये समझना होगा कि हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, पूरा हमारा लंग है, जो पूरा ट्रैक है जहाँ से रेस्पिरेशन होता है, इवन ENT है, इसकी साफ सफाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस नाइट्रिक ऑक्साइड के कलेक्शन पे। ये नाइट्रिक ऑक्साइड की कलेक्शन यहाँ पे थ्रू द पोर्स पूरे हमारे ENT में जाता है और उसे क्लीन करता है। कैसे क्लीन करता है, इसको समझने के लिए आपको 2 शब्द समझने पड़ेंगे। एक तो है म्यूकस, एक है सिलिया। सिलिया को समझने के लिए आप इमेजिन कीजिए कपड़े धोने का ब्रश, और म्यूकस को यूं मानिए जैसे पानी। कपड़े को साफ से धोना है तो आपको पानी चाहिए और ब्रश से आप धो लेंगे, लेकिन कई बार ब्रश और पानी काफ़ी नहीं होता, आपको डिटर्जेंट पाउडर भी चाहिए ताकि वो क्लीन कर सके। ये वो डिटर्जेंट पाउडर है जिसकी मैं बात कर रहा था। यहाँ से डिटर्जेंट पाउडर जाएगा आपके बॉडी के आपके पूरे ट्रैक में, नेजल ट्रैक में, आपके लंग में, और ये जो सिलिया है ब्रश की तरह, ये छोटे छोटे रोए बोल सकते हैं, हेयर्स बोल सकते हैं, जो पूरे ट्रैक में हर जगह लगे हुए हैं। और ये म्यूकस तो आपको पता ही है, ये भी हर जगह है। तो जब ये सिलिया हिलता है, ब्रश की तरह काम करता है, और ये जो डिटर्जेंट पाउडर वाला नाइट्रिक ऑक्साइड जब वहाँ पहुँचता है और म्यूकस की तरह पानी वहाँ पहुँचता है, तो क्लिनजिंग होती है। और क्लिनजिंग जब होती है तो एक तो प्रिवेंशन होती है फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ लंग डिसऑर्डर, और अगर कोई बीमार पड़ ही गया तो अगर क्लिनजिंग को बढ़ा दें तो वो इंसान कुछ दिनों में, 2-3 महीने में ठीक हो सकता है या ठीक हो जाता है। यहाँ पे एक बात समझनी होगी कि इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जब आप सुन रहे हैं, तो भी आपके पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक में वो क्लिनजिंग हो रही है, क्योंकि ये जो साइनस है, यहाँ से वो नाइट्रिक ऑक्साइड अपने आप ही जा रहा है अलग अलग जगह पे, और सिलिया और म्यूकस अपना काम कर रहे हैं और क्लिनजिंग हो रही है। लेकिन शायद ये क्लिनजिंग आपके बॉडी में इस वक्त ज़्यादा हो रही है इन कंपैरिजन टू मेरे बॉडी में। ये क्लिनजिंग ज़्यादा तब होती है जब आपके मुंह बंद होते हैं, जब आप नाक से सांस लेते हैं। लेकिन आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो मुंह से सांस लेते हैं, दोज हु आर द माउथ ब्रीदर, उनमें नाइट्रिक ऑक्साइड कम जाएगा। और नाइट्रिक ऑक्साइड कम जाएगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड का कई सारे काम है बिसाइड क्लींजिंग। इसका एक काम है आपके दिमाग को भी शार्प रखना। आप गौर करेंगे ऐसे बच्चे जिनका मुंह अक्सर खुला रहता है और जो सोते हुए मुंह से सांस लेते हैं, उनकी मेंटल एबिलिटी भी कम होती है, और कई बार उनके सिम्टम ADHD के जैसे, ऑटिज्म के जैसे दिखाई देते हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ इस एग्जाम्पल के माध्यम से कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपके लंग डिसऑर्डर के हेल्थ को ठीक रखना और आपके मेंटल हेल्थ को भी ठीक रखना। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड ज़्यादा अच्छी तरह से बॉडी में स्प्रेड होता है जब आप नोज ब्रीदिंग करते हैं, जो कि हम में से अधिकतर लोग नाक से ही सांस लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, अगर कोई बीमार है, किसी को लंग डिसऑर्डर है, किसी को COPD है, किसी को अस्थमा है, किसी को, या फिर आपको टेम्परेरी इन्फ्लुएंजा हो गया है, आपको कोई फ्लू हो गया है, आपको कोई साइनस की तरह बीमारी है, तो या टिनिटस है आपको, तो ऐसे में ये करना पड़ेगा कि ये जो दवाई है नाइट्रिक ऑक्साइड है, इसकी प्रोडक्शन भी बढ़नी होगी और इसका उपयोग भी बढ़ना होगा। जब ये ज़्यादा खपत होगा, ज़्यादा डिटर्जेंट पाउडर लगेगा, तो जो बीमारी लग चुकी है वो बीमारी जल्दी से ठीक हो जाएगी। ये
एक नया साइंस है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम आगे चलते हैं कि क्या करें कि आपका नाइट्रिक ऑक्साइड जो आपके साइनस में जमा है वो ज़्यादा फ्लो हो, ताकि क्लींजिंग ज़्यादा हो, और क्लींजिंग जब ज़्यादा होगी तो आपके लंग डिसऑर्डर ठीक होने लगेंगे, और अक्सर पहले 3-4 दिन में ही इसका फ़र्क दिखने लग जाता है। ज़रा सोचिए, आप में से वो लोग जो बाईपैप मशीन पे निर्भर हैं, सीपैप मशीन पे निर्भर हैं, इनहेलर पे निर्भर है, ऑक्सीजन सिलेंडर पे निर्भर है, वेंटिलेटर पे निर्भर हैं, ये सारे ट्रैप्स हैं जिससे आज़ादी मिल सकती है जब आपकी जान चली जाए या आपका सारा माल खत्म हो जाए। अदरवाइज ये जिंदगी भर आपको लेने की सलाह दी जाती है। जरा सोचिए, क्या आप ऐसे लोगों से मिले हैं जो इनहेलर यूज करते हैं? आप बोलेंगे हाँ। लेकिन अगर हम पूछूं, क्या आप ऐसे लोगों किसी से मिले हैं जो पहले इनहेलर यूज करता था अब नहीं करता है? ऐसा कोई नहीं होगा। एक बार इसके फंदे में आ गए तो जिंदगी भर लेने की बात करेंगे। जबकि सच्चाई ये है कि जो मैं अगले 2 मिनट में आपको बताने जा रहा हूं, अगर ऐसा का ऐसा आप कर लें तो आप सीपैप मशीन, बाईपैप मशीन, इनहेलर, ऑक्सीजन सिलेंडर, इनसे बड़ी तेजी से पीछा छोड़ा सकते हैं, हमेशा के लिए पीछा छोड़ा सकते हैं। और हमारे पेशेंट्स ने ये कर दिखाया है। लेकिन इस ट्रेनिंग के माध्यम से द लास्ट ब्रेथ आज का जो शीर्षक है, तो ये टेक्निक मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, जनरल मास तक पहुंचा रहा हूं, ताकि आप या आपके आसपास कोई ऐसे लोग हों जिनको लंग डिसऑर्डर हो या ईएनटी की दिक्कत हो, तो ये डैन प्रोटोकॉल का जो एन है, नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रीदिंग, इस पार्ट को जरा समझें। तो नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रीदिंग का मतलब कि एक इस तरह से ब्रीथ करना कि आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नाइट्रिक ऑक्साइड ज्यादा फ्लो हो, और जिससे क्लींजिंग एबिलिटी की वजह से आपके जो लंग डिसऑर्डर खत्म हो जाए। ये कब होगा? ये होगा जब आप हमिंग करेंगे। हमिंग क्या होता है? हमिंग सिंपली ये होता है कि मुंह आपका बंद है और तब भी आप आवाज निकालने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो एक्चुअली मैं मुंह बंद करके गाना गुनगुनाने की कोशिश कर रहा हूं। या फिर जब आप करते हैं ओम, तो मुंह बंद है, आवाज निकल रही है। मुंह बंद होने के बाद जो आवाज निकलती है उसे कहते हैं हमिंग। जब यह हमिंग होता है तो आपके अंदर इंटरनल सिस्टम में कुछ इस तरह के वाइब्रेशन होते हैं जो नाइट्रिक ऑक्साइड के फ्लो को बढ़ा देते हैं। हमिंग कैसे करना है? गुनगुनाना है। फॉर एग्जांपल, एक गाना प्ले करना, आप ओके स्टॉप। तो ये जो गुनगुनाना जिसे बोलते हैं, यही हमिंग है। और अगर ये करेंगे लगातार, करीब रोज 30 मिनट, 15 से 30 मिनट करेंगे, तो यानी कि उस वक्त आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, वो ज़्यादा फैल रहा है और क्लींजिंग ज़्यादा हो रही है। या फिर नेक्स्ट, ओके, तीसरा, ओके। तो ये जो गुनगुनाना होता है, वो गुनगुनाना इज कॉल्ड हमिंग। या फिर आखिरी वाला करना, लास्ट वाला, ओके। लेकिन इसमें ये गुनगुनाना नहीं है, एक्चुअली मुंह खुला हुआ है, हो बोलने के लिए मुंह खोल रहे हैं। और जब मुंह खुला रहता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन सबसे कम, और जब मुंह बंद होकर आवाज निकालते हैं तब नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा। इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, ये रिसर्च पेपर देखेंगे तो पता चलेगा कि माउथ ब्रीदिंग कॉजेस ADHD लाइक सिम्टम। यानी कि अगर आपके आसपास ऐसे बच्चे हैं जो अक्सर मुंह खोल के रखते हैं, तो उनमें ये हैबिट डालनी पड़ेगी कि वो मुंह खुला न रखे। सिर्फ मुंह खोलना तब है जब बोलना है। सोते वक्त जो मुंह खोल के सोते हैं, उनमें भी हैबिट डालनी पड़ेगी कि मुंह खोल के नहीं सोना है, मुंह बंद करके सोना है। और इसके लिए मुंह बंद रखने के लिए सोते वक्त कुछ टेप भी आते हैं, जो टेप मुंह पे चिपका दिए जाते हैं, जो आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पे फोटो। तो इस तरह के टेप और इस तरह के टेप को चिपका दिया जाता है ऐसे लोगों के या बच्चों के मुंह पे जब वो सो रहे हैं, ताकि उनको एनकरेज कर पाएं कि वो मुंह से ना सांस लें, वो नाक से ही सांस लें। जब आप नाक से सांस लेते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो फ्लो है वो 6 गुना ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू जब मुंह से सांस लेते हैं। अब इसको जब हमिंग करते हैं, जब आप हमिंग करते हैं तो करीब 15 गुना ज्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड फ्लो बढ़ जाता है इस साइनस से पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, इन कंपैरिजन टू जब आप हमिंग नहीं करते हैं। जब आप सिंपली मुंह बंद रखते हैं, जैसे मेरा मुंह बंद है अभी,
इन कंपैरिजन टू जब मैं हमिंग कर रहा हूं, मुंह तो बंद है लेकिन आवाज भी निकाल रहा हूं। तो यानी कि जब मैं आवाज निकाल रहा हूं मुंह बंद करके, तो मेरी नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन उस वक्त 15 गुना ज्यादा है इन कंपैरिजन टू जब मैं, मेरा मुंह तो बंद है लेकिन मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, राइट। तो जब 15 गुना ज्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड अगर फ्लो होता है तो इससे बड़े से बड़े लंग डिसऑर्डर ठीक हो जाते हैं। अब इस बात को थोड़ा ठीक से समझ लेते हैं। इसको समझाने के लिए मैं आपको 3 स्टेप समझा रहा हूं, ये 3 स्टेप्स ऑफ द डैन प्रोटोकॉल। द स्टेप 1, पहला स्टेप है DIP डाइट। जैसे ही आपको कोई लंग डिसऑर्डर का पेशेंट मिले, आप आंख बंद कर बोलिए कि DIP डाइट पे रहना है आपको। DIP डाइट तो आपको पता ही है। स्टेप 2, नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रीदिंग, जो मैंने अभी आपको सिखाया। 15 से 30 मिनट कम से कम, अगर ये 4 घंटे कर लें तो बड़ी तेजी से आप ठीक होने लगेंगे। किसी इंसान को 4 घंटा मुश्किल लग सकता है, लेकिन वही इंसान जब ऑक्सीजन सिलेंडर लेके वो बोझ उठाता है तब उसको आसान लगता है, तो वो बोझ उठाने दीजिए। और वो बोझ जिंदगी भर उसको उठाना पड़ेगा, ना केवल ये बोझ उसके लिए है, उसके परिवार के लिए भी है। जब इस तरह से आप किसी को एनकरेज करेंगे तो उसको 4 घंटे भी कम लगेंगे। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कॉन्टिन्यूसली आपको 4 घंटे करना है। जब भी टाइम मिले, जब भी खाली है, आप ड्राइव कर रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं, तो आप साथ में गुनगुना भी रहे। और ये जिंदगी भर नहीं करना है, थोड़े दिन के लिए करना है, और जब आप ठीक हो तो करना बंद कर देना है। दैट इज द स्टेप 2, नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रीदिंग। स्टेप 3, नो ब्रीदिंग। यहाँ पे नो ब्रीदिंग का मतलब है लेस ब्रीदिंग। यहाँ पे आपको याद दिलाता हूं, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि टोटल अमाउंट ऑफ ब्रीदिंग गॉड ने शायद हमें फिक्स दी है। जो जितना स्लो ब्रीदिंग करता है, कम ब्रीदिंग करता है, लेस ब्रीदिंग करता है, उसकी आयु और हेल्थ उतनी ज्यादा दिनों तक अच्छी रहती है। तो स्लो और लेस ब्रीदिंग कैसे करें, नो ब्रीदिंग, उसका जो टेक्निक है वो टेक्निक बड़ा सिंपल है। और वो टेक्निक ये है, जैसे इस वक्त भी जब आप मुझे सुन रहे हैं, मैं जब बोल रहा हूं तो हम इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, लेकिन वो ऑटोमेटिक मोड में है। हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही कि हम इनहेल कर रहे हैं फिर एक्सहेल कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिक हो रहा है। इसमें क्या करना है कि जब आप एक्सहेल करते हैं, जैसे पहले सांसें अंदर गई ऑटोमेटिकली, फिर जब सांसें बाहर आती है, सांस बाहर आने के बाद उसको वहीं होल्ड कर दें फॉर 15 सेकेंड्स, 10 से 15 सेकंड, जितने सेकंड आराम से होल्ड कर पाते हैं। और जब आराम से नहीं कर पा रहे तो दोबारा नॉर्मली ब्रीथ करें, फिर दोबारा सांसें बाहर गई, फिर 10 से 15 सेकंड, या जब तक आप आराम से होल्ड कर पा रहे हैं। इस तरह से जब आप करेंगे, अभी आप लगभग 1 मिनट में 15 रेट ऑफ ब्रीदिंग 15 बार आप इनहेल एक्सहेल करते हैं, तब 1 मिनट में 15 की जगह 10 बार ही आप इनहेल एक्सहेल करेंगे। तो ऐसा अगर आप आधे घंटे कर लेते हैं रोज, यानी कि एक तो वो हमिंग हो गया जिसकी बात कर रहा था, आधे घंटे वो करना है, एक ये हो गया नो ब्रीदिंग या लेस ब्रीदिंग, और तीसरा DIP डाइट। जब ये तीनों स्टेप आप करेंगे तो विद इन ए वीक्स टाइम आपके जो सिम्टम्स हैं, फॉर एग्जांपल जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं, अगर वो 2 बार उनको इनहेलर लेना पड़ता है दिन में तभी वो नॉर्मलाइज रहते हैं, तो 2 बार की जगह होपफुली वो 1 ही बार रह जाएगा। और फिर भी करते रहे 3 महीना लगातार, तो हो सकता है कि वो जो 1 बार लेने की जरूरत पड़ रही थी वो भी खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से आप सिर्फ इन 3 स्टेप्स में, जिसमें कुछ भी पैसा इन्वॉल्व नहीं है, वैसे भी आप खाना खाते हैं, नॉर्मल खाने की जगह DIP डाइट ही आप खा रहे हैं, और इसमें तो सिर्फ आपका टाइम लगना है, वो भी खाली टाइम। जिस टाइम आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जिस टाइम कोई भी ऐसा प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे हैं, और कोई या फिर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, तो उस वक्त भी आप ये दोनों प्रैक्टिस कर सकते हैं। मान लो किसी का वेट कर रहे हैं, तो कभी 5 मिनट के लिए, कभी 7 मिनट के लिए लेस ब्रीदिंग आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दुनिया भर में इसके हजारों रिसर्च पेपर छप चुके हैं, और उनमें से कुछ रिसर्च पेपर इस वक्त आपके स्क्रीन पे हैं। आप देखिए, ये रिसर्च पेपर से ये पता चलता है कि जब भी आप इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी जो सिम्टम्स, एलर्जिक सिम्टम है, या फिर साइनस के सिम्टम्स हैं, या फिर अस्थमा के सिम्टम्स हैं, वो सारे सिम्टम्स ठीक होने लगते हैं, एंड लिटरली आप ठीक होने लगते हैं। एक 1950 में एक रशियन साइंटिस्ट हुआ करते थे, डॉक्टर हुआ करते थे, उनका नाम है बुटियोकोस स्टडीज, बुटियोको उनका नाम है, और उन्होंने सबसे पहली बार इस तरह के साइंस को इंट्रोड्यूस किया था। और तब से लेके अभी तक दुनिया में अलग अलग जगह पे उनके नाम से या इस तरह के और नाम से कई सारे क्लिनिक है, जहां पे लोगों को सिर्फ ब्रीदिंग को इस प्रकार कंट्रोल करके कुछ ही दिनों में अस्थमा या इस तरह के COPD, इस तरह की बीमारियों से उनको आज़ादी दिलाया जाता है। लेकिन फिर मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अभी हम अंग्रेजी दवाई के गुलाम हैं। वो इसलिए क्योंकि
ये जो टेक्निक मैंने बताया इसमें साइंस तो है लेकिन कॉमर्स नहीं है, इसमें कोई आदान प्रदान नहीं है। अगर किसी को बोला जाए कि CPAP मशीन, बाईपास मशीन खरीदो तो उसमें 70,000 80,000 खर्च होंगे, एक का डॉक्टर को भी मिलेगा, तो देयर इज इंडस्ट्री बिहाइंड इट। लेकिन किसी को अगर बोलेंगे आपको हमिंग करना है और आपको लेस ब्रीदिंग करना है, DIP डाइट पे रहना है, तो इसमें देयर इज नो कमर्शियल ट्रांजैक्शन। आपने बोला, उसने सुना, उसने खुद कर लिया, उसने ठीक हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि ये सारे टेक्निक्स जो साइंटिफिक हैं, वैलिडेटेड हैं, कोई नुकसान नहीं है और बड़ी तेजी से ठीक होते हैं। देयर इज नो साइड इफेक्ट ऑल्सो। उसके बावजूद भी जितना ये लोगों तक पहुंचना चाहिए वो पहुंच नहीं पा रहा है। तो खैर, आज मैं उम्मीद करता हूं बाय द एंड ऑफ दिस कि 23 जुलाई कम से कम आज के दिन, जिस दिन 2 बहुत बड़े महापुरुष पैदा हुए थे, उनको याद करते हुए सही एटलीस्ट आज के दिन हम ये थोड़ा सा इनिशिएटिव ले सकते हैं कि सच्चाई का साथ दें और इस तरह का षड्यंत्र जैसे HPV वैक्सीन एक्सेट्रा, उसका जो पर्दाफाश करने में कुछ तो आप एक्शन लें। बिकॉज आप और हमारा जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आने वाला जनरेशन ठीक ठाक वैसे ही आए जैसे पहले जनरेशन आए और जिसकी वजह से हम पैदा हुए, ठीक ठाक ही पैदा हुए। और जो नॉलेज मैंने आपको दी, और आप में से वो लोग जो नए जुड़े हैं, उनको DIP डाइट क्या है, ग्रैड सिस्टम क्या है, 0 वोल्ट क्या है, 0 वोल्ट थेरेपी क्या है, या सर्केडियन क्लॉक क्या है, वीजो स्टिमुलेशन थेरेपी क्या है, अगर इनका ज्ञान नहीं है तो आप, ये हमारा एक कोर्स है, सर्टिफिकेशन कोर्स इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन CIM, ये 12 हफ्तों का कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स, सर्टिफिकेट पार्टनर है श्रीधर यूनिवर्सिटी से, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। 3 महीने का ऑनलाइन कोर्स यानी कि 12 वीक्स। हर संडे को 2 घंटे की क्लास होती है, एवरी संडे सुबह 9 से 11। और इसमें जब पार्टिसिपेट करेंगे तो इसी तरह के कई सारे टेक्निक्स आप सीख जाएंगे, चाहे वो इमरजेंसी मैनेजमेंट हो, चाहे लाइफस्टाइल डिजीज हो, चाहे इन्फेक्शियस डिजीज हो। और ये वो टेक्निक हैं जो पावरफुल तो हैं लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं, और ऐसे हैं कि जो घर पे ही आप कर सकते हैं और किसी को करा भी सकते हैं। तो खैर, आप में से वो लोग जो मेरे ऑलरेडी स्टूडेंट हैं, जिन्होंने मेरे बाकी ट्रेनिंग ली है, चाहे लिंकन यूनिवर्सिटी का मेडिकल न्यूट्रिशन का ट्रेनिंग हो, या श्रीधर यूनिवर्सिटी का इमरजेंसी मैनेजमेंट का ट्रेनिंग हो, या CCAP के स्टूडेंट हो, उन सब के लिए ये ट्रेनिंग फ्री है। हमसे जुड़ के कांटेक्ट करके आप ये फॉर्म भर दें, और अगर आप हमारे पहले से एनरोल्ड स्टूडेंट है किसी न किसी और कोर्स के लिए, तो ये ट्रेनिंग आप भी लीजिए, क्योंकि इस ट्रेनिंग में ये एडवांस ट्रेनिंग है। बहुत सारे नए टेक्निक्स, जैसे आज आपने जो टेक्निक सीखा डैन प्रोटोकॉल, ऐसे कई सारे टेक्निक्स, या जो टेक्निक ऑलरेडी सीखी हुई उनकी भी और गहराई में जाके आपको और केस स्टडीज या और प्रिसाइज आपको चीजें सीखने को मिलेंगी, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे टेक्निक्स और प्रभावशाली ढंग से आप लोगों में पहुंचा पाएंगे। तो खैर, जिनको CIM में एनरोल करना है, bishrup.com/CIM में जाके आप एनरोल हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस स्ट्रक्चर्ड लर्निंग में इंटरेस्ट नहीं होगा, या इसमें इसकी फीस है 10,000 रुपये, उसमें उसको देने में इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप सीखना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है। www.coronakal.tv में जाएंगे तो मेरे हजारों वीडियोस हैं, वो देखिए, उनमें भी ये सारे टेक्निक एक्सप्लेन्ड है। या फिर bishrup.com/ebook में जाइए, इन्हीं टेक्निक पे लिखे हुए मेरी करीब 32 किताबें, ये 32nd बुक जो आज पब्लिश हुई है, तो या रिलीज हुई है, तो वो बुक्स भी, मोस्ट ऑफ द बुक्स आर फ्रीली अवेलेबल, राइट, ई-बुक फ्री डाउनलोड है। तो वो बुक्स पढ़ के भी आप अपने आप को वेल इक्विप कर सकते हैं, और इस तरह से थोड़ा बहुत ही सही आप इन अंग्रेजी दवाइयों के ट्रैप से बच सकते हैं। तो खैर, इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम मैं यहीं पे पॉज करता हूं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।